नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। एक हफ्ता या 10 दिन में किस तरीके से सिचुएशन बदली है मार्केट की, ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। और वेरी गुड आफ्टरनून सबसे पहले तो आपको। और आज अगर मैं सच कहूँ तो दिवाली वाली फीलिंग अब आ रही है ना। 10 दिन पहले तक लग रहा था कि क्या नीरस दिवाली है, लेकिन अब जो मार्केट जिस तरीके के मूव्स दिखा रहा है, बैंक निफ्टी का एक हफ्ते का चार्ट लेकर आइए ज़रा एक बार और देखिए ज़रा किस तरीके के गेंस आपको देखने को मिले हैं। एक ये देखिए, मतलब दिल को खुश करने वाले गेंस, 2-2.5 हज़ार पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में शानदार रैली। और सच बताऊँ ना, आज मैं कुछ देर में आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैं आज जो रिदम देसाई का इंटरव्यू किया है, मतलब मुझे हैरानी नहीं होगी अगर बैंक निफ्टी अगले साल आपको 65 से 70 हज़ार के लेवल भी दिखा दे तो। जी हाँ, अभी तो 58 हज़ार पर है, 65 से 70 हज़ार भी अगर दिख जाए तो आप सरप्राइज मत होइएगा अगले साल। चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। बाजार का दिवाली सेलिब्रेशन, बैंक शेयर्स और रिलायंस के दम पर बुल्स की पार्टी जारी। लगातार दूसरे दिन बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाई पर, निफ्टी भी बढ़ा 26 हज़ार की तरफ। मिड कैप शेयर्स में भी रैली। दमदार नतीजों से दौड़ा रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर, करीब 4% चढ़कर शुमार हुआ निफ्टी के टॉप गेनर्स में। रिजल्ट्स के बाद ब्रोकरेज पुलिश, नोमुरा, मॉर्गन स्टैनले और जेपी मॉर्गन ने दिए करीब 1700 रुपए के लक्ष्य। बोले न्यू एनर्जी बिजनेस और जियो आईपीओ तेजी के नए ट्रिगर्स। आज बिग स्टॉक्स में भी हुआ था सटीक एनालिसिस। पीएसयू बैंकों में तूफानी तेजी, इंडेक्स 3.25% दौड़ा। एसबीआई और इंडियन बैंक लाइफ टाइम हाई पर। उधर अच्छे नतीजों से फेडरल बैंक, एयू बैंक और करूर वैश्य बैंक भी रिकॉर्ड हाई पर। मुझे बिल्कुल यहाँ पे आश्चर्य नहीं हो रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल बोल रहा है कि ये हमें खरीदना चाहिए। ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है दुनिया में, अगर फाइनेंशियल सेक्टर में आप देखो तो। फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर मॉर्गन स्टैनले के रिदम देसाई हुए बुलिश। कहा बैंक कर सकते हैं तेजी को लीड। आईएफआईएस के लिए भारत को की अनदेखी करना नामुमकिन। इधर समीर अरोड़ा की राय, यूएस ट्रेड डील को लेकर पूरी उम्मीद, लार्ज कैप शेयरों पर दाव लगाने की सलाह दी। आईटी, ऑयल एंड गैस शेयरों में खरीदारी, दोनों इंडेक्स 1 से 1.5% मजबूत। एनबीएफसी में भी अच्छी रौनक। चलिए, दीपावली की एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई एम श्योर, हालांकि मार्केट बहुत अच्छा है वीरू, हर कोई वेट कर रहा है कि बस 3:30 बजें और घर जाएं और अपनी फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट करें। जो एक होना चाहिए था आज, अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। लेकिन जो भी है, खैर अब आज शाम का समय है, कल सुबह भी मुहूर्त रहेगा कुछ समय तक, तो आपको मौका मिलेगा फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने का। और मार्केट तो खैर सेलिब्रेट कर ही रहा है। आज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, सुबह सुबह एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई, लेकिन ओवरऑल बुल्स का ही दबदबा है मार्केट में। बैंकों की री रेटिंग हो रही है वीरू। आज देखिए आप, आज मैं सच बताऊं ना, एक मैसिव मूव है। आप देखिए आज F&O के टॉप 5 गेनर सभी बैंक्स हैं और बड़े स्टॉक्स नहीं है, 9-10% जो रैली कर रहे हैं। आरबीएल बैंक छोटा बैंक नहीं है, फेडरल बैंक छोटा बैंक नहीं है बिल्कुल भी किसी लिहाज से। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 9% ऊपर है आज की डेट में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बहुत दिनों के बाद एसबीआई ने फाइनली सितंबर 2024 के बाद अब जाकर अक्टूबर 2025 में ऑल टाइम हाई लगाया। और सोने पे सुहागा, आज कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस ने आज देखें अगर आप तो क्या शानदार लीड ली और उसने एक मार्केट को भी संभाला। वीरू, लेट्स वेट एंड वॉच, बट काफ़ी शानदार तेजी। बिल्कुल शानदार दिन अनुज, और किसी भी लिहाज से अगर आप देखें शानदार दिन। हाँ, वो एक थोड़ी सी मायूसी थी कि आज आप परिवार के साथ नहीं है सुबह सुबह, लेकिन ठीक है, अब आधा दिन मिलेगा। 3:30 बजे जाके पूजा सामग्री एकत्रित करेंगे, फिर पूजन होगा शाम को। लेकिन अनुज, ये दिन बहुत खूबसूरत है और मैं देख रहा था एक फ्लैश आया
कि क्या क्या डे हाई पर है, क्या क्या ऑल टाइम हाई पे है। आप देखिए निफ्टी बैंक्स, सारे मिड कैप बैंक्स, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स, भारतीय एयरटेल और रिलायंस का तो था ही कंट्रीब्यूशन। अनुज, अब इस इंडेक्स को अप्रोच कैसे रखें? आई मीन ठीक है, डे ट्रेडर को बहुत कुछ मिल गया, प्लस इट्स एक्सपायरी डे तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। ये जा कहाँ रहा है इंडेक्स, क्या अप्रोच रखें निफ्टी और निफ्टी बैंक पे इस क्लोजिंग के लिए? वीरू, एक चीज़ मैं आपको अभी बोल देता हूँ, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर टचवुड आज फिर FIS की मैसिव वाली शॉर्ट कवरिंग हो, बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग, और अगर इस सीरीज़ के ख़त्म होते होते वो FIS जो एक ट्रैप में फंसे हैं वो नेट लॉन्ग हो जाएं, तो मैं सच बता रहा हूँ आपको, बहुत लोगों को लगेगा कि 7.5% लॉन्ग से कहाँ हम 50% से ऊपर लॉन्ग की बात कर रहे हैं। जब शॉर्ट फंसता है ना, वो ऐसे ही फंसता है। शॉर्ट फंसा है इस समय मार्केट में बहुत बुरी तरह से, इस तरीके से फंसा है मार्केट में शॉर्ट कि सच बताऊँ ना, वो ऑल टाइम हाई 26277, वो तो मुझे लग रहा है कि मतलब मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इसी सीरीज़ में आ जाए तो, मार्केट में जिस तरीके का मोमेंटम है। और हमने वैसे ही बात की थी कि जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में ऑल टाइम हाई के चांसेस थे, ठीक है थोड़ा डिले हो गया, अक्टूबर में सही। और इस स्विंग में बैंक निफ्टी 60,000 भी हिट कर सकता है। आप देखिए बैंक निफ्टी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अब ये जितनी भी रेजिस्टेंसेज हैं ये आपकी काल्पनिक है, ये आपके माइंड में। और एक चीज़ देखिए, आप समझिए इस चीज़ को, बड़े बैंक्स दुनिया के आकर हमारे बैंकों में स्टेक ले रहे हैं, तो FII क्यों नहीं लेगा? FII भी लेगा, और वही FII जिन्होंने सारे बैंक्स भेजे थे वो यहाँ पर लॉन्ग करेंगे। निफ्टी में लॉन्ग बने रहें। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने सुबह 25,750 की बात की थी, अब हम इसको थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं, 25,800 कर लीजिए अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को। अगले टारगेट यहाँ पर 26,000 और 26,200 के हैं। कोई क्यू ट्रेड मत ट्राई करिए इस समय कि इस लेवल पर आके शॉर्ट कर दीजिए, शॉर्ट करने की मार्केट है ही नहीं है, ज़बरदस्ती की क्यू ट्रेड का कोई मतलब नहीं है। बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग रहें और हर डिप में ऐड करें। आज सुबह मैंने 58,500 से 59,000 की बात की थी, क्योंकि लग रहा था कि उस तरफ हम बढ़ रहे हैं, और मैं अभी भी उस पर मेंटेन हूँ कि 58,500 से 59,000 की तरफ हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में वीरू बढ़ेंगे। लेकिन वीरू, इंडिविजुअल स्टॉक्स में आज क्या मूव्स रहे? बिल्कुल अनुज, मैं भी मतलब वही लार्ज कैप ढूंढ रहा था और मोमेंटम ढूंढ रहा था। अभी बैंकों की बात बहुत हो गई, अदर देन बैंक जो चीज़ बहुत अच्छा कर रही है, आज सुबह SBI की बात हुई थी, SBI को रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन अब इंडेक्स के कुछ हैवी वेट्स। लुक एट भारती एट 2046 एट डे हाई, ए क्लासिकल राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट 8 जुलाई के स्विंग हाई को पार कर रहा है। पहला स्टॉक जिस पर मेरी नज़र रहेगी अगले एक हफ्ते के पर्सपेक्टिव से, दरअसल अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, अप्रैल की सीरीज में मार्च के एंड में कुछ इसी प्रकार का ब्रेकआउट भारतीय एयरटेल में था 1730 के आसपास। वो सीरीज का एंड आते आते 1900 का भाव हो गया था। तो प्लेसमेंट भारती की शॉर्ट का ट्रैप और हाई स्ट्राइक्स की शॉर्ट कवरिंग ये इंडिकेट कर रही है कि भारती इस रेक्टेंगल ब्रेकआउट का बहुत ही, अगर आप देखें, अच्छा खूबसूरत ब्रेकआउट देने को तैयार है। तो पहला भारती। दूसरा कहूँगा, इसकी रीडिंग में करके आया था, दैट्स डिफेंस स्पेस से BEL 17 सितंबर 2025 के बाद अब तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी जो है ना, उसको टेस्ट करता हुआ 416 डे हाई पर, नॉट एग्जैक्टली डे हाई, लेकिन हाँ उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। पर ऑप्शन स्टैट्स, फ्यूचर्स की बाइंग इंडिकेट कर रही है कि अच्छा मोमेंटम है। तो दूसरा स्टॉक जिस पर नज़र रहेगी डिफेंस स्पेस से, वो है भारतीय BEL, और एक सरकारी बैंक रखूँगा, दैट्स कैनरा बैंक 128.80 के क्लस्टर पे ट्रेड करता हुआ, एक क्लासिकल फ्लैग। अभी मेरे ख्याल से इसको PSU की इस रैली में पार्टिसिपेट करना है। अभी भी इसने अपने पिछले 5 दिन के स्विंग हाई को नहीं काटा है, तो एक नज़र रहेगी मेरी कैनरा बैंक पे। बट पहला भारती, देन BEL, फिर कैनरा बैंक, B20 और C फैक्टर। मैं अब आपके सामने इस कार्यक्रम का क्रम रखता हूँ। देखिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और हमारे साथ जो फंडामेंटल पैनल मौजूद रहेगा उसमें होंगे शरद अवस्थी दीपावली के इस क्लोजिंग शो में, प्रकाश गाबा सर, मानस जायसवाल, राजेश सतपुते जी, सौमिल मेहता, आशीष कयाल, और साथ ही साथ अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ टेक्निकल पर्सपेक्टिव से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यतिन से बात करेंगे कि नंबर्स रिलायंस के क्या था उसमें, और ब्रोकर्स ने क्या सेंस किया और कहाँ तक की तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हाउस व्यू समझेंगे। और बैंकिंग जो आज की इस पूरी की पूरी तेज़ी की रीढ़ है, लता मैं आपसे समझेंगे एग्जैक्टली क्या बदला, ये जो रुख बैंकों के में बदलाव आया है, बाजार का, इंस्टीट्यूशंस का, इसको समझने की कोशिश करेंगे बारीकी से। ज़मीनी हकीकत क्या है, उसके बाद टॉप कैश कॉल्स, प्रकाश गावस्कर, राजेश सतपुते जी और सौमिल मेहता,
और नंबर्स जो दस्तक देंगे स्ट्रीट का उसमें होंगे HUL कोलगेट, ये नंबर्स को समझेंगे हम मंगलम के साथ, और कंचन से समझेंगे आज का वो फार्मा का टॉप मूवर लॉरस लैब, इसके नंबर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है कंचन, और साथ ही साथ मंगलम से। और एक खास चर्चा जो रिदम देसाई के साथ हुई थी उसका एक अंश सुनेंगे, और मैं इनफैक्ट अपनी इस बातचीत में अनुज से समझूंगा भी कि इस बड़े इंटरव्यू की बारीकियां क्या हैं, और उसके बाद धमाकेदार ऑप्शंस, दिवाली पिक्स यतिन से समझेंगे, आशीष बताएंगे दिवाली से दिवाली का सफ़र कैसा रहा, और कंचन से दिवाली का पोल लेंगे, उसके बाद 4 का चौका, बिग मार्केट की वर्सेस की कड़ी, और उसके बाद अनुज से आज की BTS स्ट्रेटजी और BTS डिटेल्स। अनुज, कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स आज के? बिल्कुल वीरू, चलिए ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे आते हैं आज के, और जानते हैं किस तरीके के आज मूवर्स रहे। सबसे पहले गेनर्स में रिलायंस सबसे ऊपर 3.5%, फिर श्रीराम फाइनेंस ये भी 3% ऊपर, बजाज फिनसर्व करीब 2.7%, सिप्ला करीब 3.7% ऊपर रहा। और इसके अलावा अगर आप देखें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 10%, चारों आपको F&O के टॉप गेनर्स में बैंक्स दिखाई देंगे। AU बैंक 10% ऊपर, RBL बैंक करीब 8% ऊपर है, फेडरल बैंक करीब 7-7.5% ऊपर, और IDFC फर्स्ट बैंक करीब 6.5% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और इसके अलावा आप देखें तो ICICI बैंक, इटर्नल, M&M, HDFC लाइफ, यहाँ पर हल्की सी गिरावट दिखाई देगी आपको। और F&O स्टॉक्स में JSW एनर्जी, डिक्सन टेक, हिंदुस्तान जिंक और डालमिया भारत, ये कुछ स्टॉक्स हैं वीरू जहाँ पर आज थोड़ी सी आपको गिरावट दिखाई देगी। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, ट्रेड शुरू करें, लेकिन उससे पहले जरा बात करते हैं अनुज से उस खास इंटरव्यू के बारे में। अनुज, आपको पिछले 10 दिन में न जाने किन किन से अगर आप देखें तो मिलने का मौका मिला। खुद आपने बाजार के स्टैट्स को बताया, FIs के, DIs के, अर्निंग्स को देखा, हाउस व्यूज समझे, और ये बातचीत का लंबी श्रृंखला, क्या सेंस मिल रहा है अब जब फाइनली आप कह रहे हैं कि FIs अपनी शॉर्ट पे ट्रैप हैं, आपको अर्निंग्स मिली, बैंक्स लीड करते हुए, क्या सेंस बन रहा है दीपावली से दीपावली के लिए इस वक्त आपके लिए? वीरो देखिए, बैंक निफ्टी लेकर आइए और उसके बाद मैं एक एक करके 4-5 बैंक्स दिखाऊंगा आपको। और ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक्स कोई पिटे हुए स्टॉक्स थे, ये ऑलरेडी चले हुए स्टॉक्स थे जो ज़बरदस्त चले हैं। AU बैंक की हम लगातार बात कर रहे हैं, F&O का सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर था, आज F&O का टॉप गेनर है। स्ट्रेंथ के साथ रहना होता है वीरू। IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, RBL बैंक। अच्छा, आज RBL बैंक में एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन एक चीज़ पता क्या होती है, हमेशा होती है ये, जब भी कोई री रेटिंग वाला इवेंट आता है ना, एक बार प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसके बाद उसमें असली मूव आता है। असली मूव उसके बाद आता है उस स्टॉक में। 302 का लो लगा के उसके बाद ये मूव आया है। यहाँ पे डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल अपग्रेड आएंगे आगे जाते हुए। अगर एमिरेट्स 60% स्टेक ले रहा है, अगर आगे जाकर फेडरल बैंक भी कुछ स्टेक प्लेसमेंट की बात कर रहा है एक बड़े इन्वेस्टर के साथ, 1-2 बड़े नाम उभर कर आ रहे हैं। FII के बजाय सीधा FDI आ रही देश में, वो भी देश के सबसे बड़े सेक्टर में। और एक चीज़, इतनी बड़ी रैली के बावजूद बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं वो महंगे नहीं हैं। रिदम देसाई जी ने भी बात बोली कि ये बिल्कुल महंगे नहीं हैं। तो कहाँ हम सीधा FDI लेकर आ रहे हैं, तो FII कुछ टाइम के लिए अगर रूठा भी रहे तो कोई इतनी तकलीफ नहीं है। इवेंचुअली देखिए, FII का पैसा आना है वापस भारत में, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। जब मार्केट ने परफॉर्म करना शुरू करना है तो उसके बाद ये पैसा आएगा उस तरीके से। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो आज ये टॉप 5 स्टॉक है ना, आप इनकी बास्केट बना दीजिए इस प्राइस पे भी, इस प्राइस पे भी इनकी बास्केट बना दीजिए, और 1 साल बाद देखिएगा आप ये बास्केट आउट परफॉर्म करेगी। आज सुबह हमने एक चीज़ कही थी कि मैं अगर दिल से सोचूंगा तो मैं इंडसइंड बैंक को ग्रीन लूंगा। अगर दिमाग से जाएंगे तो रेड है, लेकिन अगर दिल से जाएंगे तो ग्रीन होगा। आज का आप इंडसइंड बैंक का चार्ट देखिए। आज एक्चुअली अगर किसी स्टॉक ने आपको सबसे अच्छी ट्रेड दी है तो वो इंडसइंड बैंक। सुबह गैप डाउन के बाद किस तरीके की एक वर्टिकल रिकवरी यहाँ पर इस समय स्टॉक में आई आपको देखने को होगा। तो बैंकिंग, और अगर देश का बैंकिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग है, वो तभी स्ट्रांग होगा जब इकोनॉमी एकदम स्ट्रांग होगी। आपको याद होगा हमने एक चीज़, जब बैंकों के अपडेट आए थे, एक वर्चुअस साइकिल की बात कही थी। कहा था आपको कि ये एक वर्चुअस साइकिल है। अगर बैंक्स तभी लोन देंगे जब कंपनियां उसको इन्वेस्ट करने की या कैपेक्स बढ़ाने की सोच रही होंगी। कंपनियां तभी करेंगी जब उनको डिमांड दिख रही होंगी। डिमांड तभी बढ़ेगी जब लोगों को अपनी जेब में पैसा दिख रहा होगा। वो वन लीडिंग टू अदर, वो सब के सब जो है ना, ये इसका एक पहलू है, और इस वजह से आप इस तरीके की मूव्स देख रहे हैं। चलिए वीडियो काम करते हैं, अब हमारे पैनल के पास चलते हैं और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए इस समय का ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है वोल्टास। इस पर यहाँ पर एक मूव मिलना चाहिए। सेटअप सही है, ट्रेड करा है 1442 के 43 के आसपास,
स्टॉप लगाएंगे करीब 1430 का, 12 रुपए का स्टॉप है, ज्यादा नहीं। मेरे ख्याल से फर्स्ट टारगेट रहेगा 1460 का वोल्टास। ओके, ट्रेड हो गया वोल्टास 1443 पे। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, सिप्ला पे खरीदारी करने की राय रहेगी। सिप्ला में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये जो 1600 से 1605 की रेंज थी, काफी समय से ये रेंज ब्रेक नहीं हुई थी, बट आज ये रेंज ब्रेक हुई है। वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं, तो करंट लेवल्स पे सिप्ला में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1604 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1700 1700 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ऑप्शन में अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो 1640 का जो कॉल ऑप्शन है सिप्ला का, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। करंट प्राइस चल रहे हैं उसके 20 रुपए के आसपास, वहां पर खरीदारी करिए। 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 60 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, राजेश जी, गुड आफ्टरनून। राजेश जी, आपकी ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी देखिए, नजर फार्मा सेक्टर पे ही है और मुझे लगता है फार्मा जिस तरह से यहाँ पे आप कह सकते हैं डिफेंसिव प्ले दे रहा है आज, तो वहां पे हम बेट करेंगे, बेट लेंगे। तो सन फार्मा ये मेरा टॉपिक होगा। देखिए, सन फार्मा कल एक ब्रेकआउट दिया है, आज थोड़ा अर्ली सेशन में आप कह सकते हैं कि पॉज था, लेकिन अभी लगता है अर्ली चार्टिंग पर्टिकुलरली देख के कि यहाँ पे मूव कंटिन्यूशन मिल सकता है। फार्मा पे वैसे भी बजेंगे, तो 1693 ये फ्यूचर प्राइस है। 1680 का स्टॉप लॉस रखें और 1720 से लेके 1740 ये दो टारगेट हो गए सन फार्मा। ओके, आपका सन फार्मा ट्रेड। सौमिल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन एंड हैप्पी दिवाली। मेरा ट्रेड होगा क्यूमिंस इंडिया पर, और यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा है ऑलरेडी, और अभी 40 और 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके एक छोटा सा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है। मुझे लगता है कि मीडियम टर्म में भी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। इन द वेरी शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस होगा 3940, टारगेट होगा 4250। कमेंट्स। अरुण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून सर एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल। अनुज जी, मुझे लग रहा है बीपीसीएल में बाई करने की सलाह है। 339 340 के आसपास चल रहा है, इसमें आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, तो इस लेवल के आसपास बाई करें। 335 का स्टॉप लॉस रहेगा और 352 का टारगेट। ओके, बीपीसीएल 339 पे आपका बाय कॉल है। अब चलते हैं आज की फंडा कॉल के लिए। शरद अवस्थी जी हैं। शरद जी, गुड आफ्टरनून, दीपावली की शुभकामनाएं आपको हार्दिक। आपकी कॉल क्या रहेगी आज की? गुड आफ्टरनून जी, आप सबको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें लगता है पेट्रोनेट एलएनजी एक बढ़िया बेट होनी चाहिए। लगभग 42,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, और जिस तरीके की कैपेक्स वो दहेज में कर रहे हैं, गोपालपुर में कर रहे हैं, उसका फायदा होना चाहिए। एक जेट्टी का एक्सपेंशन है, उसका भी फायदा होना चाहिए। थर्ड जेट्टी जो दहेज में कर रहे हैं करीब 1700 करोड़ का, और इसके अलावा कंपनी अपने एडिशनल स्टोरेज टैंक्स की कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, तो वो भी एक एडेड एडवांटेज है। तो लॉन्ग टर्म में ये सारी चीजें प्ले आउट करनी चाहिए, जो इनके लिए काफी पॉजिटिव है। जो बड़ा ट्रिगर अगले साल सवा साल में प्ले आउट करना चाहिए हमारे हिसाब से, एलएनजी का साइकिल काफी पॉजिटिव रहना चाहिए। प्राइस प्रेशर्स जो पोस्ट यूएस रशिया यूक्रेन टेंशंस की वजह से बढ़े थे, वो अब नॉर्मलाइज हो जाएंगे, और प्राइसेस काफी सबड्यूड रहना चाहिए। उसका फायदा आपको दिखना चाहिए ज्यादा वॉल्यूम्स में, और खास करके कोची वाले टर्मिनल का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जैसे रैंप अप होता है, उसका बहुत बड़ा फायदा होना चाहिए। सरकार की भी लॉन्ग टर्म नीतियां काफी स्पष्ट हैं गैस की का टोटल एनर्जी कंजम्पशन में पाई बढ़ाने के लिए। तो हमारा ये मानना है अगले साल कंपनी आसानी से अगले 12 से 15 महीनों में 30 रुपए के आसपास की कमाई डिक्लेयर कर सकती है, और ये साइकिल के इंप्रूवमेंट में आइडियली आपको थोड़ा बहुत मार्जिन इंप्रूवमेंट भी दिखाई देता है। 4% के आसपास की डिविडेंड यील्ड भी है। कंजर्वेटिवली भी चले तो मेरे हिसाब से 13 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 390 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से पेट्रोनेट एलएनजी। ओके, पेट्रोनेट एलएनजी ये हो गई एक आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट बेट। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। सिप्ला करीब करीब 4% ऊपर, मानस ने अभी पिक भी दिया सिप्ला। कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छे मूव्स इस समय आ रहे हैं, उनमें ऑब्वियसली फेडरल बैंक तो है ही 7% ऊपर। शरद जी, गुड आफ्टरनून, हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से भी। फेडरल बैंक पर अब क्या व्यू है? इस लेवल पर भी बाय किया जाए? हैप्पी दिवाली अनुज जी। 1.4 का प्राइस टू बुक मुझे नहीं लगता कि बहुत एक्सपेंसिव है फेडरल बैंक के लिए। काफी समय से शायद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के एट पार मिलने की बात हम कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके की एसेट क्वालिटी इन्होंने थ्रू आउट पोस्ट कोविड एरा में भी मेंटेन की है, गोल्ड लोन में जिस तरीके का एक्सपेंशन है,
नॉन साउथ बिजनेस में जिस तरीके का एक्सपेंशन है, मुझे लगता है ये टाइम काफी राइप है कि इस बैंक को लगभग 2 के आसपास के प्राइस टू बुक मल्टीपल्स तो मिलने चालू हो ही जाने चाहिए। थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन प्राइवेट बैंक्स के मल्टीपल में भी आया, तो मुझे लगता है वो गैप अब कंपैरेटिवली काफी कम हो जाएगा। तो अगर वो भी होता है तो मेरे हिसाब से 30% की तो नॉर्मल अपसाइड वहीं से आ जानी चाहिए, जो प्राइस टू बुक एस्केलेट होता है। और प्लस इसके बियॉन्ड मुझे लगता है ग्रोथ रेट्स भी काफी रोबस्ट रहने चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। जो एडवांसेस की ग्रोथ वगैरह है, आप भी सुबह से बात कर ही रहे, मुझे लगता है वो ग्रोथ रेट्स वगैरह काफी स्ट्रेंथन होनी चाहिए। आने वाले 6 महीनों में और ज्यादा आपको विजिबली उसका असर दिखना चाहिए, जिसका फायदा फेडरल बैंक को भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कंजर्वेटिवली भी आप पकड़ते हैं तो मेरे हिसाब से 30% जैसी अपसाइड तो यहाँ से और है। तो अभी भी मेरे हिसाब से बेचने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। बेचने की जल्दी नहीं करनी चाहिए अभी भी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, और उसके बाद लौटेंगे और कुछ और स्टॉक्स की बात करेंगे। वेलकम बैक। वेल, बात करते हैं आज के मार्केट के मूव में सबसे बड़े स्टॉक की। जी हाँ, रिलायंस की। रिलायंस 4% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, अभी भी डे हाई पर, लाइफ टाइम हाई के काफ़ी करीब। अब जानते हैं ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं रिलायंस के नंबर्स के बाद। यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और रिलायंस इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर ब्रोकरेजेस का टारगेट 1600 से 1750 के आसपास आपको दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट करंट मार्केट प्राइस से 15 से 20% की तेज़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज में बहुत सारे ब्रोकरेजेस को लग रही है। और तथ्य वही है, Q2 का एबिटा अनुमान से बेहतर 18% यहाँ मोमेंटम है। रिटेल का एबिटा 16% हायर, यहाँ भी आपने अच्छा खासा मार्जिन इंप्रूवमेंट देखा। और सबसे बड़ी बात, अब लोगों को लगता है कि आगे आने वाले जियो के आईपीओ में आप टेलीकॉम में एक टैरिफ हाइक भी देख पाएंगे, और शायद ये आईपीओ से जो अनलॉकिंग होगी उससे शेयर होल्डर्स को फायदा होगा। 3 बड़े ट्रिगर्स ब्रोकरेज को लग रहे हैं आगे जाके: न्यू एनर्जी कारोबार का स्केल अप, जियो का टैरिफ हाइक और जियो का आईपीओ। और कहीं ना कहीं ये सेकेंड हाफ में बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी, जिसके कारण वैल्यूएशंस अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के आकर्षक लगने लगे हैं ब्रोकरेजेस के हिसाब से। अगर हम बात करें नोमुरा की, तो इनका 1700 का टारगेट है। मॉर्गन स्टैनली का भी वही टारगेट है। और अगर हम बात करें जेपी मॉर्गन, मक्वेरी और कोटक इंस्टीट्यूशनल की, तो यहाँ भी 1600 से लेकर 1700 तक के आपको टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं। और सभी ब्रोकरेजेस ने यहाँ खरीदारी की एडवाइस दी है। सभी ब्रोकरेजेस की तरफ से खरीदारी की सलाह आती हुई। यतिन, शुक्रिया। ध्यान रखिएगा, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे हम। जिस चैनल को आप देख रहे हैं वो रिलायंस का ही हिस्सा है। शरद जी, रिलायंस शानदार नंबर्स हर पैरामीटर पर, कोई कंप्लेन नहीं, लेकिन अब इस प्राइस पर आपका क्या व्यू होगा 1470 पे आसपास? जी, हमारा भी यही मानना है कि एसओटीपी के हिसाब से आप 1750 1800 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। यतिन ने ज्यादातर पॉइंट सम अप कर दिए हैं मेरे हिसाब से, जियो का आईपीओ वगैरह। बट मेरे हिसाब से जो टारगेट प्राइस में एक अपवर्ड रिवीजन और ज्यादा आ सकती है, वो आपके न्यू एनर्जी बिजनेस के कॉन्क्रेटाइजेशन से आएगी। तो अगर उससे डिटेल्ड प्लान्स और आते हैं और उसका इफेक्ट दिखने लगता है, तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है वो एक बड़ा वैल्यू ड्राइवर हो सकता है। जियो और रिटेल का काफी हिस्सा ऑलरेडी वैल्यूएशन में है, लेकिन रिटेल के नंबर्स ने जिस तरीके से पॉजिटिवली इस क्वार्टर सरप्राइज किया है, अगर वो ट्रेंड चालू रहता है इन स्पाइट ऑफ जीएसटी एडजस्टमेंट हो सकता है टॉप लाइन इतनी रोबस्ट नहीं दिखे। बट मेरे हिसाब से पिछले क्वार्टर में तो बहुत ज्यादा फेस्टिव उसका इफेक्ट आपको दिखा नहीं है। इस क्वार्टर वो और ज्यादा दिखना चाहिए। तो मुझे लगता है रिटेल आपको कंटिन्यू करेगा सरप्राइज करना अगले क्वार्टर, इस क्वार्टर भी मोस्ट प्रोबेबली। तो वहां से थोड़ा अपसाइड आ सकता है वैल्यूएशन में। बट बड़ा ट्रिगर मेरे हिसाब से जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला स्टैक है वहां से आना चाहिए। रिलायंस पे टेक्निकल सेंस लेते हैं। मानस, मुझे याद है शुक्रवार को आपकी कॉस्ट में शुमार भी था ये, और वो स्टैट्स देख के लग रहा था, मैं सिर्फ कोई स्टैट्स से बात करूंगा कि ये शायद इस रेंज से बहुत स्ट्रांगली इजेक्ट करने को तैयार था। और दूसरी चीज़ गई फेवर में, वो था प्लेसमेंट। निफ्टी क्लोज टू ऑल टाइम हाई, निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई, और अभी भी रिलायंस का अपने ऑल टाइम हाई से सब्सटेंशियल डिफरेंशियल था शुक्रवार को। अभी भी अगर ये 1467 के ऊपर सेटल हो जाए या 1460 के ऊपर, ग्रेजुअली आप कहां तक देख रहे हैं इसका मूव इस स्ट्रेच में फॉर दिस एक्सपायरी? तो देखिए, पिछले 3 मंथ से 4 मंथ अगर आप देखें, तो अगर हम ट्रेडिंग पैटर्न देखें, तो हमने उसका ब्रेकआउट देखा फ्राइडे के सेशन में, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखा। इस पैटर्न के टारगेट 1500 रुपए तक के आते हैं, तो कम से कम 1500 रुपए तक के टारगेट तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो उसको होल्ड करिए। स्टॉप लॉस जरूर रिवाइज कर लीजिए। अब आपका आई थिंक स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1434 पे लगा के रखना है, और टारगेट 1500 के सेट करके चलने हैं।
ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, बात करते हैं आज बैंकों में इतनी शानदार तेज़ी क्यों है। बैंक निफ्टी नए शिखर लगा चुका है। लता वेंकटेश से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे नैरेटिव बदला है। लता जी, गुड आफ्टरनून, समझाइए। ये तिमाही के बैंक अर्निंग्स का एक इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले मार्जिन्स बहुत ही अच्छा किया है। लेट मी स्टार्ट विद आईसीआईसीआई। एक्सपेक्टेशन था कि कोई 14 बिप्स मार्जिन्स घट सकता है, एक्चुअली मार्जिन्स घटा 4 बेसिस पॉइंट्स, और वो भी ना अगर आप सेम टू सेम इफ यू कंपेयर लाइक टू लाइक, क्योंकि Q1 में उनको एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम आया था जिसकी वजह से उनका मार्जिन इतना घटा नहीं था। इफ यू कंपेयर लाइक टू लाइक उनका मार्जिन 3 बेसिस पॉइंट्स हायर है। और बाकी के बैंक्स देखिए, फेडरल, एयू स्मॉल फाइनेंस, डीसीबी, आईओबी, आईडीबी, ऐसे ढेर सारे हाफ अ डजन बैंक्स, उनके मार्जिन इंप्रूव हुआ है। इट इज नॉट इजी व्हेन देयर इज 100 बेसिस पॉइंट्स रेपो रेट कट इन 2 क्वार्टर्स, मार्जिन इंप्रूव होना मतलब एक्सीलेंट डिपॉजिट एंड एसेट मैनेजमेंट है ये। और एचडीएफसी के बारे में हम देखें तो एचडीएफसी में मार्जिन एज एक्सपेक्टेड ही है, 8 बेसिस पॉइंट्स लोअर, लेकिन उनका डिपॉजिट ग्रोथ एंड लोन ग्रोथ देखिए, उन्होंने 1 साल पहले कहा था कि ओके इतना बड़ा 7 लाख करोड़ का एसेट बुक एचडीएफसी का अब्सॉर्ब करना है, इसलिए वो लोन ग्रोथ घटाएंगे और FY26 में इंडस्ट्री लोन ग्रोथ पे लाएंगे, FY27 में इंडस्ट्री से बढ़कर फास्टर लोन ग्रोथ करेंगे। उनका फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉमिस उन्होंने ऑलरेडी कीप अप कर लिया है। The loan growth has come back to 9% from 5-6% in the previous quarters. So that again will mean that HDFC Bank में जो लोग हट गए थे वो लोग वापस आ जाएंगे। इनफैक्ट ये FPI का भी एक स्टोरी है बैंक शेयर्स में। FPIs अंडरवेट चले गए थे इवन ऑन MSCI EM India इंडेक्स, एंड देयर यू विल सी कि वो लोग वापस दे हैव टू कम बैक विथ फोर्स। तो ये HDFC बैंक, ICICI बैंक, इसमें सब उन्हें खरीदी करनी ही पड़ेगी। दैट इज अनदर थिंग विच विल पुश देम अप, एंड माय सेंस इज बैंक निफ्टी ऑलरेडी इज द ओनली इंडेक्स विच इज एट ऑल टाइम हाइज, फ्रेश ऑल टाइम हाइज। अभी आगे जाकर बैंक निफ्टी विल बी रेस्पॉन्सिबल टू टेक द निफ्टी टू फ्रेश हाइज, एंड दैट इज बिकॉज द बैंक अर्निंग्स आर गोइंग टू बी बेटर देन द निफ्टी अर्निंग्स। निफ्टी अर्निंग्स का अनुमान क्या है ये साल? 12-13% है। बैंक निफ्टी का सेकेंड हाफ में यू सी, बैंक निफ्टी नहीं, बैंकों का अबाउट 18-20% अर्निंग्स ग्रोथ का संभावना है, एंड वेरी क्लियर केस। एंड व्हाई एम आई सेइंग दैट? फर्स्ट तो मार्जिन्स बढ़ने वाले हैं, क्रेडिट ग्रोथ लास्ट ईयर के मुकाबले, लास्ट ईयर तो इतना टाइट था, नाउ देयर इज इनफ मनी सप्लाई एंड जीएसटी का कंजम्पशन बूस्ट भी आया है, तो रिटेल लोन्स बढ़ेंगे। सो बोथ प्राइस एंड वॉल्यूम इज गोइंग टू वर्क इन फेवर ऑफ बैंक्स। एंड देन लाइक आई टोल्ड यू, द CRR एडवांटेज इज ओनली गोइंग टू फ्लो। वो स्टार्ट हुआ था सितंबर में, अक्टूबर क्वार्टर में ही उनका CRR एडवांटेज फुल्ली मिलेगा। अगेन लाइक आई टोल्ड यू, FPIs will have to return to at least an equal weight position, and नैरेटिव बदल गया है। 2 इंपॉर्टेंट चीजें बैंकों के बारे में हमें समझ लेना चाहिए। फर्स्ट तो उनका नैरेटिव बदल गया। लास्ट ईयर हम लोग क्या कहते थे कि सारे सेविंग्स तो अभी हम लोग म्यूचुअल फंड के जरिए कर रहे हैं, बैंक्स को तो भागना पड़ेगा डिपॉजिटर के पीछे। वो नैरेटिव अभी बदलकर ऐसे हो गया कि अरे दे हैव मैनेज्ड देयर बैलेंस शीट्स वेरी वेल, दे आर गोइंग टू सी बोथ मार्जिन्स एंड क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव। तो ये नैरेटिव बदल गया, एंड द रेगुलेटर इज वेरी proactively helping the banks. Acquisition finance start हो जाएगा, other advantages are coming in the way of the banks. The second narrative is foreign banks का जो interest है, अभी NBD ने RBL में शेयर खरीद लिया है, हिस्सा खरीद लिया है, SMBC ने येस बैंक में इंटरेस्ट दिखाया है। अभी इससे क्या साबित होता है? अभी तक हम लोग समझते थे कि सिटी बैंक ऑल्सो सोल्ड अवे इट्स रिटेल एसेट्स, स्टैंड चार्ट सोल्ड ऑफ, रिटेल फॉरेन बैंक्स आर रिड्यूसिंग देयर इंटरेस्ट, और यूरोपियन बैंक्स को तो क्रेडिट स्विस के फॉल के बाद दे आर वेरी वीक। तो ये अंदाजा ही नहीं था कि इतने फॉरेन इंटरेस्ट आएगा। अभी आप देखिए, जापानीज बैंक्स एंड मिडिल ईस्टर्न बैंक्स आर शोइंग इंटरेस्ट, प्राइवेट इक्विटी शोइंग। आई डोंट नो, फेडरल बैंक से भी एक अनाउंसमेंट आने वाला है, दे हैव ऑलरेडी सेड दैट देयर इज अ बोर्ड मीटिंग। Private equity interest is considerable. So my sense is Bank Nifty is definitely the index which is going to take the Nifty to new highs. बिल्कुल, बैंक निफ्टी ही लेके जाएगा न्यू हाई की तरफ इंडेक्स को। शुक्रिया लता जी इस चर्चा के लिए। शरद जी, सारे स्ट्रॉन्ग बैंक्स की तो बात हो गई, आज एक सरप्राइज पैकेज कुछ लोगों के लिए रहा होगा इंडसइंड बैंक, क्योंकि खराब नंबर पर अब ये स्टॉक डे हाई पर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा।
बहुत लोगों का मानना है कि 700 के नीचे की जगह नहीं है यहाँ पर, लेकिन क्या तेजी के ट्रिगर्स हैं इसमें? जी मुझे लगता है तेजी के ट्रिगर्स अभी तो नहीं है, बट जिस तरीके की बातें मैनेजमेंट कर रही है और फाइनली एक क्लीन मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं, तो जैसे जैसे वो प्ले आउट होता है मेरे हिसाब से पिछले 2 टर्म्स में उतना क्लीन अप इस बैंक का हुआ नहीं जितना होना चाहिए था। तो अब जैसे जैसे वो प्ले आउट होता है मुझे लगता है यहाँ से इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश काफी है, और जैसा आप भी बोल रहे हैं ₹750 में 0.9 प्राइस टू बुक में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कुछ खोने को नहीं है। ज़्यादातर जो भी प्रॉब्लम्स निकल के आनी थी बैंक में से वो ऑलरेडी हमारे सामने हैं, उनका इम्पैक्ट लगभग एब्ज़ॉर्ब हो चुका है। और मुझे लगता है आने वाले समय में यहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, और जैसे-जैसे क्वार्टर दर क्वार्टर हम वो इम्प्रूवमेंट देखते हैं मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा अगर ये प्राइस टू बुक ऑसिलेट होके 2 टाइम्स हो जाए। और मैनेजमेंट पे कॉन्फिडेंस है लोगों को, जो लोग समझते हैं, तो मुझे लगता है आने वाले समय में एक काफ़ी बढ़िया डार्क हॉर्स जैसा प्ले ये हो सकता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरे हिसाब से भी काफ़ी डिसेंट है, जो पॉइंट आप बोल रहे हैं कि यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरने की गुंजाइश नहीं है, और हम लोग तो होल्ड कर रहे हैं, लेट्स सी कैसे प्ले आउट करता है। इंडसइंड बैंकों को लेकर डेडिकेटेड डिस्कशन। अच्छा अनुज, एक पार्ट जो कि मिसिंग था इस तेजी में, लेकिन जब इस साल की शुरुआत हुई थी, बजट में जब हमें टैक्स कट मिला, एफएमसीजी का चलना फिर सिंक होना, अच्छा मानसून चला फिर सिंक हुआ, इस बार नेस्ले के आपने नंबर्स देखे, एक मिसिंग पार्ट है इस पूरी की पूरी थ्योरी में अब तक की बाजार की, वो है एफएमसीजी। बट क्या ये एक बेटर रिवॉर्ड के लिए प्रिपेयर्ड है क्या? आई मीन 56,000 पे ये इंडेक्स, और अनुज ये लगभग नवंबर 2024 से लेकर अब तक यहाँ पे साल भर हो गया, यहीं पर स्थिर है ये इंडेक्स। देखिए वीरू, इसमें आपको थोड़ा सा होराइजन अपना लंबा रखना पड़ेगा, क्योंकि आज अगेन उस इंटरव्यू से मैं एक चीज़ अगर लेकर कहूँ कि डोंट फाइट द सेंट्रल बैंक का, सेंट्रल बैंक ने और गवर्नमेंट ने मिलकर डिसाइड कर लिया है कि इस देश में अब कंजम्पशन हमने बढ़ानी है। उसमें चाहे आप इंटरेस्ट रेट कट करें, चाहे डायरेक्ट टैक्स कट करें, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स कट करें, और एक स्ट्रॉन्ग मॉनसून ऐड कर दीजिए। मेरे ख्याल से अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर जो है ना, वो एफएमसीजी कंपनीज़ की अर्निंग्स के रिवाइवल का एक पहला साइन होगा। और यहाँ पर जैसा आपने बोला, एक साल से स्टॉक्स ने कुछ किया भी नहीं है। इसमें बीच बीच में बस ये है कि ये सेक्टर इतना बड़ा है कि इसमें कभी कभी कुछ कंपनियाँ थोड़ा सा लीग से हटके, जैसे बैंकों में अगर आप देखेंगे ना, सारे बैंकों के नंबर अच्छे हैं, कोई भी एक ऐसा बैंक नहीं था जिसके नंबर ख़राब थे, सबके ठीक थे। यहाँ पे क्या होगा, कुछ बीच बीच में आपको एक आध ख़राब नंबर्स आएंगे, थोड़े डाउट आएंगे उसकी वजह से, लेकिन आई थिंक एज अ बास्केट एफएमसीजी इस साल मेरे ख्याल से आउट परफॉर्म करेगी। एफएमसीजी आउट परफॉर्म करेगा। अच्छा सौमिल, आपकी राय क्या है एफएमसीजी स्पेस में? अगर आप देखें तो एचयूएल, नेस्ले, आईटीसी, मैरिको वाज द बेस्ट प्राइस परफॉर्मर, और अब एशियन पेंट्स का क्रूड पर रिएक्ट करना, आपको मतलब बेस्ट प्लेसमेंट किसकी लग रही है? आई मीन अगर यहाँ से इजेक्ट करता है 56,000 की ट्रेजेक्ट्री से निफ्टी एफएमसीजी, किस स्टॉक के जरिए आप खेलना चाहेंगे उस अपसाइड को? आई थिंक यहाँ से अगर मुझे एफएमसीजी को खेलना है तो दो ही स्टॉक मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। दैट इज फर्स्ट इज नेस्ले और दूसरा है ब्रिटानिया। नेस्ले ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे दिया है, लेकिन इसे एक पोजिशनली भी अभी भी आप बाय कर सकते हैं। नीचे में 1180 1200 के आसपास के बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है, और पोजिशनली अगर टारगेट्स आप लगाए तो ऊपर में 1380 1400 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। सो बाय ऑन डिक्लाइन शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर नेस्ले। ब्रिटानिया ने अभी तक बड़ी रैली दिखाई नहीं है, लेकिन ब्रिटानिया में मैं समझता हूं कि इससे भी बड़ी रैली देखी जा सकती है, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाना है 5800 के आसपास लगाना है, और ऊपर में अबाउ 6500 6700 के टारगेट्स में एक्सपेक्ट करूंगा। सो दीज टू वुड बी माय टॉप पिक्स। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, कैश कॉल्स का वक्त हुआ। गाबा सर हैं, राजेश जी हैं और सौमिल जी हमारे साथ। गाबा सर बताइए आपका कैश कॉल। मेरे ख्याल से मैं जाऊंगा एस्ट्राजेन फार्मा में। ट्रेड कर रहा है 9275 पर, स्टॉप लगाएंगे 9200 का, 75 रुपीज का। पॉसिबल है कि 9400 9500 ये आते दिनों में जा सकता है। एस्ट्राजेन फार्मा, इसमें एक बाई सिग्नल अभी अभी जनरेट हुआ है आज, इसमें रिसिलियंस है स्टॉक में एस्ट्राजेन। एस्ट्राजेनेका आपका बाय कॉल है। प्रकाश सर का राजेश सतपुते जी के पास चलते हैं। राजेश जी, आप क्या पिक करेंगे? वीरेंद्र जी देखिए, टायर स्टॉक्स में आज अच्छी खासी हलचल है। अगर आप देखो सीएट देखे, जेके देखे, तो एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जहाँ पे जगह मिल रही है दैट इज अपोलो टायर। अपोलो टायर ये मेरा पिक रहेगा। 508 करंट प्राइस है, 504 का स्टॉप लॉस रखे, 520 525 ये इसकी
आप कह सकते हैं टारगेट रेंज है। अपोलो अपोलो टायर्स, सौमिल के पास चलते हैं, इसके बाद कैश कॉल के लिए। सौमिल, आप क्या पिक करेंगे कैश में? एस्ट्राजेनेका मेरा भी पिक था, लेकिन मैंने उसको अभी चेंज कर दिया है, जैसे प्रकाश गावा जी ने ऑलरेडी ले लिया। तो यूको बैंक वुड बी माय पिक। यूको बैंक में एक फ्लैग पैटर्न बना है, वो फ्लैग पैटर्न ऑलरेडी ऊपर की तरफ टूटा है। बैंक्स ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 30.50 और टारगेट रहेगा 35 का। ओके, एस्ट्राजेनेका मैं भी जाके देख रहा था जनाब। एस्ट्राजेनेका में ऐसा है क्या कि दो लोग इस पे अपना समर्पण दिखा रहे हैं। वाकई प्लेसमेंट अच्छी है। आई मीन नो डाउट, आई थिंक टिकट साइज थोड़ा सा बड़ा है, वाइल्ड है, 9293 रुपये का स्टॉक, बट इट्स अ क्लासिकल, आई मीन इन्वर्टेड फ्लैग। बहुत अच्छा पैटर्न है यहाँ पे, वो थ्रस्ट नज़र आ रहा है। हालांकि निफ्टी अभी 25,820 821 की रेंज को मेंटेन कर रहा है। वो मतलब टिपिकल एक्सपायरी डे बन गया। 900 पे कॉल आइटर्स थे, हम थोड़ा बैकफुट पे आ गए, 800 के जोन पे अब टिक गए हैं। अच्छा, एक दो स्टॉक्स और लेते हैं। अब एक बार जो मैं जिक्र कर रहा था भारती एयरटेल का, मानस भारती, आपका मेरा इस पर बहुत डिस्कशन हुआ है। चलिए एक बार भारती का ओआई रखिए, 2045 ऑल टाइम हाई का क्लोज होगा ये इसका। अगर ये 41 के ऊपर क्लोज हो गया तो मानस प्रोजेक्शन क्या बैठता है? अमूमन मैंने देखा है कि जब रिलायंस चलना शुरू करता है या फिर जब भारती चलना शुरू करता है, ये दोनों पैरेलली अलाइंड रहते हैं अपने आप को किसी भी बुल रन में। लुक एट ओआई एडिशन 13 लाख टुवर्ड्स आई थिंक लेटर पार्ट ऑफ द सीरीज। प्रोजेक्शन क्या निकलता है मानस 2050 के ऊपर, 2040 के ऊपर इसका? देखिए, क्योंकि स्टॉक ने जुलाई के हाईज को ब्रीच कर दिया है, मेरा समझना है कि यहाँ से कम 70 रुपए तक का अपमूव आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर एक टारगेट सेट करने हो तो करीब 2120 2125 के आसपास के आते हैं। तो कम से कम वो टारगेट लेके आप बिल्कुल एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हो। और बेहतर रहेगा, क्योंकि 4-5 दिन में रैली आ चुकी है, तो बेहतर रहेगा कि ऑप्शन के थ्रू इस ट्रेड को ले। 2040 का कॉल ऑप्शन मेरे ख्याल से 20 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें आप 9 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। लेकिन अगर यहाँ भारतीय ब्रेकआउट देखने को मिला तो आई थिंक इस ऑप्शन में आपको 50-60 रुपए तक का भाव जरूर देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस का समय हुआ। मानस जी, अरुण जी और आशीष कयाल जी हमारे साथ धमाकेदार ऑप्शंस के लिए। मानस जी, आप शुरुआत करिए। तो देखिए, पीएसयू बैंकिंग भी अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। 270 वाले कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 5 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, इस पे 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 10 रुपए की टारगेट सेट करने हैं। ओके, तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की कॉल पकड़नी है आपको। स्ट्राइक आपकी स्क्रीन पे 270 की। अरुण, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी, मुझे लग रहा है एबी कैपिटल में एक ब्रेकआउट है। ओवरऑल मल्टीपल रेजिस्टेंस स्टॉक ने निकाले और 300 के ऊपर कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा है। तो 305 के कॉल ऑप्शन में बाई करने की सलाह रहेगी 5 रुपए के आसपास। 3 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 9 से 10 का टारगेट रहेगा। तो 1 से 2 दिन के लिए एबी कैपिटल को बाई करके चल सकते हैं। ओके, एबी कैपिटल ये हो गई। चलिए अब आशीष कयाल जी के पास चलते हैं। आशीष जी, गुड आफ्टरनून, हैप्पी दिवाली। बताइए आपका ऑप्शन ट्रेड। आपको भी हैप्पी दिवाली और सभी दर्शकों को और आप सीएनबीसी फैमिली को भी हैप्पी दिवाली। देखिए, ऑप्शन ट्रेड में एसबीआई एक ऐसा स्टॉक है जिसने एक ब्रेकआउट आज के दिन दिया है। 3 दिन से मार्केट चल रहा है, लेकिन एसबीआई ने आज ब्रेकआउट दिया, बहुत जबरदस्त मूव दिया है और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से देखी गई है। ऑप्शन 900 का जो कॉल ऑप्शन है करीबन 11 रुपये 80 पैसे के आसपास चल रहा है। लॉन्ग किया जा सकता है। ऊपर में टारगेट इस ऑप्शन में देखा जा सकता है करीबन 22 रुपए का, और स्टॉप लॉस जो आपको लगाना होगा नीचे में 7 रुपए का। ओके, एसबीआई की 900 की कॉल, अब जो इन द मनी कॉल है याद रखिएगा, इसको बाय करना है। एस्ट्राजेनेका हमारे मेहमानों पिक किया कैश कॉल में 93.77। अच्छा मूव आया है मेरे ख्याल से। प्रकाश सर ने जब ये कॉल दी थी स्क्रीन पे 9260 का भाव था। इट्स 93.75, इवन 93.85। तो मूव अच्छे आ रहे हैं एस्ट्राजेनेका में। टॉप कैश कॉल का बेस्ट परफॉर्मर। अदर देन दैट और क्या क्या है जो मूव जनरेट कर रहा है? अच्छा, आज B2 ने अगर आप देखें तो एक कीर्तिमान स्थापित किया। दोनों ही अगर आप देखें स्टॉक्स जो है वो ऑल टाइम हाई पे हैं। आशीष, आपका सेंस क्या कह रहा है? आई मीन आउट ऑफ दीज टू अगर आपको चेस करना हो, जैसे कि आप हायर लेवल्स पे ऑल टाइम हाई पे एसबीआई पे बैट कर रहे हैं, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, आई मीन बहुत शानदार प्राइस परफॉर्मेंस। अभी अगर इन दोनों में से एक चेस करना हो, अभी भी जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो बेहतर लग रहा है आपको?
तो देखिए बजाज फाइनेंस और फिनसर्व दोनों ही ट्विंस में अगर देखेंगे तो बजाज फाइनेंस ने ब्रेकआउट काफी स्ट्रांगली दे दिया है, ऑलरेडी स्टॉक काफी रैली हो चुका है, और फिनसर्व जो है वो कंसोलिडेशन पे है और वो ब्रेकआउट देने की कगार पे। तो अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से बात करूं तो बजाज फिनसर्व बेटर लगता है और एसबीआई भी चल सकता है। तो ये बोलना मुश्किल है कि हम बजाज फिनसर्व पे करेंगे कि एसबीआई, दोनों बहुत स्ट्रांग स्टॉक है। तो बजाज फिनसर्व ने जस्ट आज के दिन ही ब्रेकआउट दिया है और एज अ डिस्क्लेमर हमारी होल्डिंग भी है इस स्टॉक में। बजाज फिनसर्व का जो ऊपर में टारगेट है 2300 का जो पैटर्न विथ अगर हम प्रोजेक्ट करें तो 2300 का टारगेट आता है, और नीचे में जो स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा इस स्टॉक के अंदर करीबन 2060 का। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से भी अच्छा लग रहा है। ओके, चलिए अब बात करते हैं दिवाली यानी कि शुभ निवेश के मौके की, और काफ़ी इन्वेस्टर्स को आइडियाज़ की एक एक्सपेक्टेशन होती है। यतिन के पास चलते हैं, जानते हैं ब्रोकरेज पिक्स क्या हैं इस दिवाली पर। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और सिलेक्ट ब्रोकरेजेस की सिलेक्ट स्टॉक आइडियाज़ आपके सामने पेश कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो दो स्टॉक्स जो उनको अच्छे लग रहे हैं लार्ज कैप स्पेस पे से उनमें सबसे पहले है मैक्स लाइफ यानी MFSL। यहाँ 2000 के टारगेट के साथ वो खरीदारी की एडवाइस दे रहे हैं। इंश्योरेंस स्पेस में वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक आइडियाज, 27% का रिटर्न वो देख रहे हैं एक साल में। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और मेक इन इंडिया, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें डिफेंस स्पेस में मोतीलाल ओसवाल को ये स्टॉक बहुत जम रहा है। 20% की अपसाइड यानी 490 के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा सेंट्रम, दो स्टॉक्स जो NBFC और बैंकिंग स्पेस में जो उनको अच्छे लग रहे हैं। सबसे पहले कैनरा बैंक, PSU बैंक में से अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल, और इसी तरीके से चोला इन्वेस्टमेंट NBFC शेयर्स में सबसे अच्छी ग्रोथ शायद डिसबर्समेंट में ये कंपनी दे। इसके चलते यहाँ इनको 16% की अपसाइड दिख रही है। तो यहाँ खरीदारी करके चलें 1935 के टारगेट के साथ, ऐसा लगता है सेंट्रम को। प्रभुदास लीलाधर, दो स्टॉक्स, एक स्विगी न्यू एज कंपनीज में से, जोमेटो के सामने रिलेटिवली सस्ते वैल्यूएशन पे, और 33% की बड़ी अपसाइड इनको लग रही है इस पर्टिकुलर काउंटर में। TVS मोटर्स में भी लगभग 30% की अपसाइड उनको दिखाई पड़ रही है। GST कट और नए लॉन्चेस के चलते यहाँ आपको काफ़ी अच्छी तेज़ी होती हुई नज़र पड़ सकती है। इसके अलावा एक्सिस सिक्योरिटीज़, ये ब्रोकरेज भी दो स्टॉक्स में खरीदारी करके चलने को कह रहा है। रेनबो चाइल्ड हेल्थ केयर 23% की अपसाइड, डॉम्स इंडस्ट्रीज और नए मार्केट्स में नए कैपेक्स के कारण यहाँ अर्निंग्स में वेग आएगा, 22% की अपसाइड और 3110 के टारगेट्स। और आखिर में SBI कैपिटल सिक्योरिटीज़, इनको ओसवाल पंप्स जो अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है यहाँ खरीदारी करने का मूड वो बना रहे हैं 970 के टारगेट के साथ, यानी यहाँ भी 25% की रिटर्न एक्सपेक्टेशन वो रख रहे हैं। इतने शुक्रिया आपका इस पूरे देखिए श्रृंखला को प्रस्तुत करने के लिए। तो हाउस व्यूज़ क्या क्या हैं इस दीपावली पे, आपकी शॉपिंग लिस्ट में क्या क्या हो सकता है जो एक अच्छा रिवॉर्ड रखता है। चलिए अब आपको एक 4 का चौका का सीक्वेंस बताता हूँ मैं। यहाँ पे हम पहला ट्रेड पिक करेंगे सस्ता ऑप्शन, मानव जी के सौजन्य से ट्रेड आएगा। उसके बाद राजेश सतपुते जी FNO सुपरस्टार, 4 का चमत्कार ट्रेड सौमिल मेहता जी, और आज की मिड कैप फंडा कॉल शरद अवस्थी जी बताएंगे। चलते हैं पहले ट्रेड के लिए मानस के पास। मानस, सस्ता ऑप्शन में क्या पिक कर रहे हैं? तो देखिए सस्ता ऑप्शन भी GMR एयरपोर्ट के ऑप्शन में खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि 4-5 दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे। 91 पे रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उस रेजिस्टेंस को ब्रीच किया है, वॉल्यूम बेहतर है। तो आई थिंक GMR के 90 वाले कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। ₹2.60 पे ट्रेड हो रहा है, ₹1.90 का स्टॉप लॉस लगाना है और ₹4 के टारगेट सेट करना है। ओके, GMR का 90 कॉल। राजेश जी बताइए आपका FNO सुपरस्टार। अनुज देखिए थोड़ा सा कॉन्ट्रा ट्रेड में यहाँ पे ले रहा हूँ, दैट इज IEX का अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, और इस डाइवर्जेंस का अगर आप प्रोजेक्शन देखें तो इसका टारगेट बनता है करीबन 144-145 का। तो 144 टारगेट लेके काम करेंगे। 138 करंट प्राइस है, बाय IEX, स्टॉप लॉस होगा 136.50 का। ओके, IEX पे बाय कॉल। सौमिल, आपका 4 का चमत्कार ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा मनप्पुरम फाइनेंस पे। एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, कुछ समय से ये कंसोलिडेट कर रहा है, लास्ट प्रॉब्ली 1 महीने से ये कंसोलिडेट हो रहा है। मुझे लगता है ये पूरा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटेगा। टारगेट वुड बी 305 एंड स्टॉप लॉस वुड बी 280। ओके, शरद जी आपका मिड कैप फंडा पिक? जी, हमारा मिड कैप फंडा होगा पार्क होटल। लगभग 3100-3200 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। होटल 90-92% ऑक्यूपेंसी जो इंडस्ट्री में बेस्ट है। साइज थोड़ा छोटा है, काफी छोटा है कंपेयर टू बड़ी कंपनीज, लेकिन जिस तरीके की कंपनी की नीति है अगले 2-3 सालों में लगातार कैपेक्स करके लगभग नंबर ऑफ कीज को डबल करने की, और प्लस स्प्रेड आउट है ऑल ओवर इंडिया। कैपेक्स है पुणे, NCR, साउथ
तो ये सब जैसे जैसे प्ले आउट करता है अगले साल 1.5 साल में, हमें लगता है ये एक ऐसा स्टॉक है होटल सेक्टर में जिसमें काफी री-रेटिंग संभव है। वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है, 15 टाइम ईवी/EBITDA, और कोई भी स्टॉक आपको मिनिमम जो भी अवेलेबल है वो 20-22 टाइम्स ईवी/EBITDA अवेलेबल है। तो मुझे लगता है ये काफी अट्रैक्टिवली वैल्यूड है। अगले साल भर में आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि 1 साल फॉरवर्ड पे लगभग 12-13 टाइम ईवी/EBITDA ट्रेड कर रहा है, और हमें लगता है 1 साल फॉरवर्ड भी 15 से 20 टाइम ईवी/EBITDA मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, जैसे-जैसे ये कैपेक्स प्ले आउट करता है, और मार्जिन्स पे भी इम्प्रूवमेंट विजिबल होनी चाहिए। F&B में स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स हैं कि लगभग आधा 50% शेयर वहाँ से आता है। लीज्ड होटल्स और ओन होटल्स का मिक्स लगभग सेम रहेगा पोस्ट कैपेक्स भी। तो हमारा मानना है कि 15 टाइम अगर ईवी/EBITDA मिलता है तो यहाँ से 40% जैसी अपसाइड आसानी से होनी चाहिए, 40-50% जैसी। तो ₹200 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से पार्क होटल्स। ओके, ₹200 का टारगेट आपका पार्क होटल्स पे है। हमने 4 ट्रेड्स पिक किए, शुरुआत की थी सस्ता ऑप्शन ट्रेड से। माना जैन से पहला ट्रेड पिक किया था, और ट्रेड रहा वो GMR एयरपोर्ट्स की कॉल 90 की स्ट्राइक 2.65 पे ट्रेड करती हुई 3.5 और 5 का लक्ष्य रखना है आपको। राजेश सतपुत्र जी ने आज का एफ सुपरस्टार पिक किया IEX फ्यूचर्स 144 के लक्ष्य के लिए। चार्ट का चमत्कार ट्रेड रहा सौमिल मेहता जी ने पिक किया आज ये, और ट्रेड रहा उनका मन्नापुरम फाइनेंस, और शरद अवस्थी जी ने आज पार्क होटल्स को पिक किया मिड कैप फंडा के तौर पे। निफ्टी 25827 और अच्छा मूव लेके ट्रेड करता हुआ ये। अनुज, मतलब हम 25-800 की ट्रेजेक्ट्री को भी अपने साथ अगर ले जाएं मुहूर्त के दिन की ट्रेडिंग के लिए, या फिर मैं सिर्फ मुहूर्त के दिन की ट्रेडिंग की नहीं, अपने आगे के स्ट्रक्चर की भी बात कहूँ, इट्स अ डिसेंट क्लोज, इट विल बी अ डिसेंट क्लोज, है ना? हाँ, पता है मेरी ख्वाहिश ये थी कि ये 25,900 के ऊपर बंद हो जाते हैं हम, 25,900 के ऊपर बंद हो जाते, और फिर कल एक बार के लिए मुहूर्त में बस 26,000 हिट हो जाता है। क्योंकि देखिए मुहूर्त में आपको पता ही है कि हम गैप अप पे खुलते हैं और उसके बाद फ्लैट बंद होते हैं, ये उसूल है मुहूर्त ट्रेडिंग का। तो उस हिसाब से तो एक होप थी, खैर अब तो नहीं होगा वो, लेकिन फिर भी हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन हाँ, अगर 25,800 को भी सिक्योर करके लेके जा रहे हैं तो वो ठीक है। हाँ, बस 25,750-800 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 900 के ऊपर निकल जाए सोने पे सुहागा। वैसे लेट्स वेट एंड वॉच। चलो एक काम करते हैं वीरू, बाकी तो खैर जिसे कहते हैं कि उम्मीदों की तो कोई वो है नहीं, जितनी मर्जी आप पाल लें, मतलब वो हमेशा कम ही पड़ती हैं। तो 25,900 फिर 26,000 फिर 26,200 का ही मन करेगा। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं सीक्रेटली मेरे मन में वो जो 27,272 है वो भी बैठा हुआ है कि वो भी आए कभी, तो थोड़ा सा एक रिलीफ मिले। चलिए एक काम करते हैं, कुछ नंबर्स की बात करते हैं। आप बाजार की नज़र गुरुवार को आने वाले नंबर्स पर रहेगी। गुरुवार को निफ्टी में HUL के नंबर्स आएंगे और F&O में कोलगेट और लॉरस लैब्स के नंबर्स आएंगे। मंगलम और कंचन जुड़े हमारे साथ। पहले मंगलम के पास चलते हैं, HUL और कोलगेट के नंबर्स से क्या एक्सपेक्ट है जान लेते हैं। मंगलम, गुड आफ्टरनून। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अगर आप दूसरे क्वार्टर्स के नंबर्स देखें तो काफ़ी अच्छे नहीं होने वाले हैं। कंपनी ने अपने सेकंड क्वार्टर प्रीव्यू में पहले ही कह दिया था कि कंसोलिडेटेड सेल्स या तो फ्लैट रहेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल डिजिट का ग्रोथ दिखाई देगा उसमें, और ट्रांजिटरी इम्पैक्ट जो है वो GST कट के कारण है। करीब कंपनी के 40% पोर्टफोलियो पे रेट जो है वो रैशनलाइज हुई थी, तो इस वजह से ट्रेड थोड़ा सा डिसरप्ट हो चुका था। प्रॉब्लम ये है कि कंपनी ने कहा कि अक्टूबर में भी रिकवरी नहीं दिखेगी, इनफैक्ट रिकवरी सिर्फ नवंबर से दिखनी चालू होगी। तो उस लिहाज से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि फेस्टिव सीजन में उनके सेल्स पे क्या इम्पैक्ट आया है या नहीं, और ख़ास करके ये क्वार्टर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रिया नायर जो उनकी नई MD CEO है, उनका ये पहला क्वार्टर होगा। तो 2.2% रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही है, करीब 15,800 करोड़ के आसपास। EBITDA जो है वो 2.5% से नीचे होगा, यानी कि मार्जिन्स जो हैं वो 22.5% के बीच में होंगे, वो बिल्कुल कंपनी के 22 से 23% के गाइडेंस में होंगे। और नेट प्रॉफिट बिकॉज ऑफ EBITDA फॉलिंग अबाउट 2.5%, 5% वो भी नीचे होगा। जो आप नंबर देख रहे हैं वो करीब 2,500 करोड़ के आसपास होगा। कंसोलिडेटेड नंबर्स भी इस बार इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि 2 क्वार्टर से मिनिमलिस्ट का जो एक्विजिशन है उनके ऊपर नंबर्स में दिखेगा। अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ 0 to 8% देखने मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें, सबसे पहले तो GST कट के बाद डिमांड रिकवरी कैसी रही है फेस्टिव सीजन में, और दूसरा प्रिया नायर के लीडरशिप में क्या स्ट्रैटेजी HUL अपनाएगी। ओके, चलिए तो ये बात हो गई कोलगेट की। अब ये HUL की बात करते हैं कोलगेट की मुस्कुराहट की। मंगलम, कोलगेट में क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं इस बार आप? कोलगेट को अगर देखें तो FMCG सेक्टर में सबसे ख़राब स्टॉक रहा है। ये अपने 52 वीक हाई से करीब 40% नीचे है,
और कंपनी के नंबर्स भी काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस दर्शा रहे हैं कई क्वार्टर्स से। तो रेवेन्यू इस बार भी 5% डिक्लाइन होने की आशंका है, एबिटा भी 6.5% गिरेगा और जो नेट प्रॉफिट है उसमें हम 17% का घटत देखेंगे, करीब 328 करोड़ के आसपास आएगा। यही नंबर सेम टाइम लास्ट क्वार्टर करीब 400 करोड़ के पास था। 400 से 450 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट जो है वो जीएसटी लेड ट्रांजिशन में आएगा, क्योंकि कोलगेट एक ऐसी कंपनी है या टूथपेस्ट और टूथब्रशेज ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे करीबन 95% जो उनका पोर्टफोलियो है वहाँ पर जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन देखने मिला है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिमांड के अलावा हमें ये देखने मिलेगा कि जो उन्होंने काफ़ी सारा जीएसटी इनपुट पर टैक्स दे दिया है वो क्रेडिट अब ऑफसेट नहीं होगा, तो उसका इम्पैक्ट इस क्वार्टर में कितना होगा और ट्रेड का इम्पैक्ट कितना होगा वो ज़्यादा ज़रूरी होगा। और आगे जाके उनका जो ओवरऑल ग्रोथ है वो कैसा होगा वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा। बट कोलगेट ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है स्ट्रीट की, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कोलगेट से। स्टॉक भी 52 वीक लो के आसपास ही है। अब कंचन के पास चलते हैं, एक स्टॉक जो 52 वीक हाइस के आसपास है उसके नंबर्स, लॉरस लैब्स। कंचन गुड आफ्टरनून, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी गुड आफ्टरनून। और लॉरस लैब के अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स हमें काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकते हैं। पिछले एक साल में नंबर्स में लॉरस लैब में एक अच्छी खासी रिकवरी है जो देखने को मिली है। अगर डायरेक्टली नंबर्स के ऊपर आया जाए तो रेवेन्यू में यहाँ पे करीब 28% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, पैट है, ये तो 7x तक बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। ऑपरेशनल नंबर्स की तरफ नजर डाली जाए तो यहाँ पे भी शानदार रिकवरी की जो संभावनाएं हैं वो जताई जा रही है। नंबर्स काफी रोबस्ट देखने को मिल सकते हैं और मार्जिन्स में भी अच्छा खासा इजाफा जो है वो देखने को मिल सकता है। 22 से 25% तक के मार्जिन्स की एक्सपेक्टेशन जो है वो जताई जा रही है। देखिए कंपनी ने पिछले क्वार्टर में ही अपनी कमेंट्री में बोला था जो इनका सीडीएमओ सेगमेंट है वहां पे अच्छे खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते ओवरऑल जो टॉप लाइन है उसको एक अच्छा खासा बूस्ट जो है वो मिला है। एपीआई सेल्स की बात करी जाए तो 7% का अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लास्ट क्वार्टर में हमने देखा था जो उनका एंटी रेट्रोवायरल सेगमेंट है वहां पे एक स्लगिश डिमांड थी, लेकिन वहां पे भी अब एक रिवाइवल आता हुआ दिखाई दे रहा है। 10% की ग्रोथ वहां पे देखने को मिल सकती है। लेकिन एक सेगमेंट ऐसा है सिंथेसिस सेगमेंट जो जहां पे हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है करीब 5% का। आपको फोकस कहां पे रखना होगा? जो इनकी नई फैसिलिटी है उसके ऊपर कंपनी का किस तरीके का अपडेट आता है, क्योंकि वहां पे अपने अभी रिसेंटली कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेके बातचीत की है और साथ में जिस तरीके से हम देख रहे हैं टेरिफ को लेके काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो कंपनी आगे को लेके किस तरीके का आउटलुक देती है। और जो रिसेंट अनाउंसमेंट इनकी हुई थी सीडीएमओ सेगमेंट में वहां पे किस तरीके का अपडेट आता है। लेकिन ओवरऑल नंबर्स पॉजिटिव है। ओके, ओवरऑल नंबर्स पॉजिटिव हैं, शुक्रिया कंचन। मीनवाइल एक बार आप जरा एचडीएफसी बैंक का इंटरडे चार्ट लेकर आइए। सुबह आईसीआईसी बैंक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा, लेकिन एचडीएफसी बैंक संभाल रहा था बैंक निफ्टी को। लेकिन अब देखिए अभी जो मार्केट डे हाई से नीचे आया है इसका मेन कारण है एचडीएफसी बैंक का ये इस तरीके का इंटरडे मूव। हालांकि जस्ट सम प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, यहाँ पर काफ़ी चला है स्टॉक, लेकिन उस वजह से थोड़ा सा एक आपको मूव दिखाई देगा यहाँ पर। दूसरी तरफ आईटी में शानदार तेज़ी है, आज आईटी स्टॉक्स चल रहे हैं अच्छे खासे। एक बार इन्फोसिस लेकर आइए, इंटरडे चार्ट इन्फोसिस का। शरद जी, इन्फोसिस पर क्या भी होगा? मेरा व्यू तो पॉजिटिव है। मुझे लगता है 20 एक टाइम पे आपको मिल रहे हैं ज्यादातर जो फ्रंटलाइन आईटी स्टॉक्स हैं, बहुत ज्यादा गिरावट की यहाँ से गुंजाइश नहीं है। और जैसे जैसे यूएस वगैरह का जो आउटलुक है वो चेंज होता है, प्लस टैरिफ रिलेटेड जो एक ओवरहैंग है वो मोस्ट प्रोबेबली महीने 2 महीने में खत्म होना चाहिए। तो वो जैसे जैसे प्ले आउट होता है मेरे हिसाब से काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट रहनी चाहिए। और यूएस की टोन जैसे जैसे थोड़ी सी डाउन होती है, हमें लगता है यूएस का आउटलुक भी काफी इंप्रूव हो जाएगा। और जैसे जैसे वहां बीएफएसआई का आउटलुक इंप्रूव होता है, ऑलरेडी हमने देख लिया है कि ऑर्डर बुक जो ऑपरेशन जो लगातार डील विंस बड़ी हो रही थी उसका फायदा हो रहा था। तो आने वाले समय में मैं और इम्प्रूवमेंट्स की गुंजाइश कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है ये वैल्यूएशन में लेके आप एक अप साइकिल का वेट कर सकते हैं। अगले 3, 6, 9 महीनों में मुझे लगता है ज्यादातर अर्निंग्स के साइकिल में अपवर्ड रिवीजन ही देखने मिलेगा आईटी कंपनीज के। ओके, इन्फोसिस पे आपका ये टेक था। चलिए अब एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा विषय को बदलता हूँ यहाँ पे। और मैं जैसे अनुज से शुरू में भी चर्चा कर रहा था कि उस खास दिलचस्प इंटरव्यू में हृदय देसाई के साथ जो खास बातचीत हुई, आपकी क्या क्या अगर आप देखें बातें हुई, उसी लिहाज से मैं एक सेगमेंट पहले आपको सुनाता हूँ। बैंकिंग सेक्टर, आज जो बाजार की रीड है, जो निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई पे है, उस पर उनका व्यू क्या था। सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजर सिंगर के साथ बातचीत में बैंक्स पर क्या सेंस रखा उन्होंने, एक बार जरा सुनते हैं।
आपकी मैं सितंबर एंड की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि रिस्क टू द अपसाइड कैटलिस्ट अहेड अर्निंग्स में आपने ऑलरेडी इसको मेंशन किया। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल रहा बैंक्स। अगर आप देखें तो बैंकों में जो तेज़ी हुई, और बैंकों में तो पिछली आरबीआई की पॉलिसी उसमें क्लियर हो गया था कि जो उससे पहले सरकार जो सेंट्रल बैंक का व्यू था उसको वो चेंज करने को तैयार थे कि पहले उन्होंने कहा था कि एक ही रेट कट होगा, अब वो बोल रहे हैं कि हम ग्रोथ पर फोकस करेंगे क्योंकि अब इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल में है। क्या बैंक्स यहाँ से भी मार्केट को लीड करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा पिलर मार्केट के लिए, हमारी मार्केट के लिए बैंक्स ही हैं? बिल्कुल अनुज, बैंक्स ही लीड करेंगे क्योंकि बैंक्स के स्टॉक्स अभी भी सस्ते हैं और काफ़ी अर्निंग्स ग्रोथ आने वाला है। जो पिछला क्वार्टर था वो तो एक्चुअली ख़राब क्वार्टर होना चाहिए था, उस खराब क्वार्टर में भी बैंक्स ने अच्छी अर्निंग्स दिए हैं। सो जो क्रेडिट कॉस्ट जो है वो सीमित है और मुझे नहीं लग रहा है कुछ ज़्यादा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने वाले हैं, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये स्टेबल हो सकता है। हमारा ये मानना है कि आरबीआई एक और या दो और रेट कट कर सकती है। अगर वो किया तो एक आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बैंक्स में ज़रूर मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है जो निम्स में जो नीचे जा सकते थे वो सब हो गया है, और मैंने जैसे समझाया यहाँ से लोन ग्रोथ बढ़ने वाली है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज होता है और थोड़ा सा लोन ग्रोथ 10 का 12 होता है तो अर्निंग्स 10 का 12 वो 2% से नहीं बढ़ते, वो 10% से बढ़ते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाता है, क्योंकि आपके जो खर्चे हैं वो तो सीमित है, वो लोन ग्रोथ के साथ बढ़ते नहीं है, तो काफ़ी ऑपरेटिंग लेवरेज है। सो मेरा ये मानना है कि अगले 12 महीने में बैंक्स की अर्निंग्स बहुत ठीक ठाक रहेगी पिछले 12 महीने की तुलना में, और शेयर अभी भी सस्ते हैं। ये जो आपने बात कही, अब अगर डबल डिजिट लोन ग्रोथ आएगी बड़े बैंकों की, तो कंपनियां तभी लोन लेंगी जब वो केपेक्स करेंगी या फिर उनको वो कंजम्पशन में वो रिवाइवल दिख रहा होगा, क्योंकि हमारे लिए कंजम्पशन एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम रही है। क्या जीएसटी कट, उससे पहले इनकम टैक्स कट, जो 3 लाख का स्टिमुलस, 3 लाख करोड़ का एक स्टिमुलस प्रोवाइड किया गया है, क्या उसकी वजह से कंजम्पशन, ऑटोज, एफएमसीजी, रिटेल, इनमें आप एक अर्निंग्स एक्सप्लोजन देखते हैं आगे जाते हुए? अनुज, एक्चुअली स्टिमुलस 3 लाख करोड़ से ज़्यादा है। 3 लाख करोड़ तो सरकार ने दिया है, आरबीआई ने 100 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट में ऑलमोस्ट 10% वहाँ दे दिया है। कोई भी गाड़ी खरीदता है 80% गाड़ी लोन पे आती है, रियल एस्टेट लोन पे आता है, तो उनके भाव आरबीआई के रेट काटने से 10% गिरे हुए हैं, ऊपर से आपने जीएसटी 10% काटा है। 20% अगर आप भाव काटते हो तो एक कंप्लीटली नया जो कंजम्पशन सेक्शन है इस सोसाइटी का वो आ जाता है, तो कंजम्पशन में तेजी होगी। और ये जो आप लोन ग्रोथ की जो सवाल था आपका, वो कंजम्पशन से होगा, और जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा फिर आपको कैपेक्स आएगा। कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ पीछे से आएगा, पहले रिटेल लोन ग्रोथ जाएगा ऊपर। और मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, 2 साल पहले कंज्यूमर अनसिक्योर्ड क्रेडिट 30% के ऊपर चल रहा था, वहाँ से गिर के 7 पे आ गया है। अगले 12 महीने में वो 15 हो गया तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। वहाँ से आपको फिर वो कैपेक्स दिखेगा। वैसे ही बहुत सारे सब सेक्टर्स में कैपेक्स तो हो चुका है और हो रहा है, जैसे सेमीकंडक्टर में, डिफेंस में, सोलर में, काफ़ी हद तक वहाँ कैपेक्स बढ़ रहा है। आप एप्पल सप्लाई चेन देखिए, सो ये सब कैपेक्स हो रहा है और जनरल कैपेक्स आएगा। सो ग्रोथ में मुझे लग रहा है अभी भी रिस्क टू द अपसाइड ही है, और ये रियल ग्रोथ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लोग अगर रियल ग्रोथ तो 7.5% है, नॉमिनल ग्रोथ, इस रिफ्लेशन का यही अर्थ होता है कि नॉमिनल ग्रोथ बढ़ेगा, और अर्निंग्स नॉमिनल ग्रोथ पे आधार है, रियल ग्रोथ पे नहीं है। सो नॉमिनल ग्रोथ जो पिछले क्वार्टर में 8.8% था, वो बढ़ के मुझे लग रहा है 11 के आसपास आ जाएगा अगले 12 महीने में। और वो नॉमिनल ग्रोथ जब 9 से 11 होता है तो अर्निंग्स 5 का 20 होता है। अच्छा, आपने बैंक्स की तेजी की बात की, आप आई एम श्योर, मैं ये स्टॉक स्पेसिफिक सवाल नहीं है, लेकिन बड़ी डील हुई आरबीएल बैंक में, एमिरेट्स 60% स्टेक की बात हुई। उससे पहले हमने मनापुरम में बेन का एक मूव देखा था, उन्होंने एक काफ़ी बड़ा कंट्रोलिंग स्टेक लिया था। ये जो बाहर से पैसा इन कंपनियों में आ रहा है, बैंक्स और एनबीएफसीज में आ रहा है, ये क्या बता रहा है आपको? अब आप पीछे हट के देखेंगे तो भारत में का जो टोटल कर्जा है हाउस होल्ड सेक्टर और कॉर्पोरेट में मिला, पूरे भारत का, हाँ, 75% है जीडीपी के तुलना में। ओके।
और इसको हम अगर पर कैपिटा इनकम से भी एडजस्ट करें तो भी ये दुनिया के मुकाबले में बहुत कम है। तो यहाँ से ये बढ़ने वाला है, ये अगले 5 साल 10 साल में 100% के आसपास हो जाएगा। अब आपका नॉमिनल जीडीपी 10-11% ग्रो हो रहा है, क्रेडिट शेयर इन जीडीपी बढ़ रही है, तो आपका क्रेडिट ग्रोथ 12-13% हो सकता है। और उस पर आप अर्निंग्स ग्रोथ अगर 15% कर लो तो मिलना मुश्किल है आपको फाइनेंशियल सेक्टर में दुनिया भर में जहां 15% कंपाउंडिंग होए 5-10 साल के लिए। सो मुझे बिल्कुल यहाँ पे आश्चर्य नहीं हो रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल बोल रहा है कि ये हमें खरीदना चाहिए। ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है दुनिया में अगर फाइनेंशियल सेक्टर में आप देखो तो। फाइनेंशियल सेक्टर अभी भी निफ्टी का 1/3 से ज़्यादा है एक्चुअली। तो क्या इस साल पॉसिबल है कि हम निफ्टी पर एक 30,000 तक की एक चाल देख लें, क्योंकि पिछले 1 साल कुछ नहीं किया है। जैसे अनुज मैंने पहले बताया ना कि दुनिया में बहुत सारा है जो गलत हो सकता है। तो निफ्टी का तो निफ्टी का एब्सोल्यूट लेवल जो है ना वो कुछ हद तक पूरा नहीं, कुछ हद तक बाकी बाजारों पे निर्भर है। अगर यहाँ से SPX गिर गया 10% तो निफ्टी को बढ़ना मुश्किल है। हो सकता है, मैं नहीं जानता हूँ अगर होगा कि नहीं होगा, लेकिन उस एब्सोल्यूट लेवल का यही एक मामला है कि बाकी बाजार क्या करते हैं। लेकिन मुझे लगता है इंडिया यहाँ से, भारत का मार्केट दूसरे देशों को आउट परफॉर्म करेगा। और अगर दूसरे मार्केट में कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो यहाँ से 15-20% निफ्टी तो बढ़ सकता है। 15-20% निफ्टी बढ़ सकता है अगले साल में। आई होप अनुज बड़ी अच्छी बातचीत रही होगी आपकी रिदम जी के साथ। 15 से 20% का अपसाइड फॉर द नेक्स्ट ईयर, है ना। मैं आता हूँ उस पर बात करता हूँ। एक काम करते हैं, मैं जरा पहले आपकी रणनीति लेता हूँ, फिर इस इंटरव्यू पे आते हैं। जो लोग सुनते हैं ना रणनीति क्या करें अनुज, इसके बाद हम मुलाकात करेंगे मोरत ट्रेडिंग सेशन में। रणनीति कैरी करिए वीरू, कैरी करिए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों कैरी करिए और पोजिशनल सोचिए। अब आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा सिस्टम में 25,750 25,800 के करीब का। और मुझे लग रहा है कि अब ये मार्केट जो है ना ये न्यू हाई से पहले शायद ना रुके। और अब ये मार्केट स्मेल कर रहा है कि FIIs की और बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी और FIIs यहाँ से बड़ी खरीदारी करने के लिए आए शायद कैश मार्केट में भी। तो बिल्कुल वीरू कैरी करना है। ओके, कैरी करना है। चलिए अब लौट के आते हैं उसी इशू पे। ना जब भी रिदम के साथ बात करूँ, अच्छी बात यह है कि आपको एक मल्टी डायमेंशनल बात सुनने को मिलती है ना। अभी उनकी जो बातचीत की अगर मैं थोड़ी बहुत आपसे पूछूं कि अगर आप पिरामिडिंग करें, भाई उन्होंने कहा कि बैंक्स NBFCs डिलीवर करेंगे, और किन किन चीज़ पे वो बुलिश नजर आए जो इस 15% के अपसाइड को जनरेट करेगा। अच्छा, वैसे एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, 15% भी जो रिदम बात कर रहे हैं ना, अगर आप 25,800 पर हैं हम, तो अगर 15% उसमें करें तो हम 30,000 पर पहुंचेंगे। एक्चुअली 15% अपने आप में कोई आउटलैंडिश नंबर नहीं है, कोई बहुत। अब आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन क्योंकि पिछले 1 साल से हम फ्लैट रहे हैं। अगर आप 2 साल में टेक्निकली अगर 2 साल पहले आपसे पूछा होता कि 2 साल में निफ्टी कुल मिला के 15% बढ़ेगा, तो आप कहते कि ठीक है, उतना तो बढ़ना ही चाहिए निफ्टी को। तो उल्टा उसको भी आप अंडर परफॉर्मेंस ही मानते। मेरा तो ये मानना है कि उनका जो बुल केस है वो तो मतलब 1 लाख से ऊपर का है। तो फैक्टर्स में आई थिंक एक बड़ा फैक्टर जो यहाँ से मुझे लग रहा है कि होगा वो होगा कंजम्पशन का रिवाइवल। आई थिंक जो गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ का एक स्टिमुलस दिया है एक्चुअली, और अगर उसमें आप ऐड कर दें RBI का स्टिमुलस, क्योंकि RBI भी गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा है, अगर आप उन दोनों स्टिमुलस को ऐड कर दें तो एक बहुत बड़ा स्टिमुलस है मार्केट के पास, और 100% वो एक बड़ा फैक्टर होगा। चलिए काम करते हैं वीरू, कल की कुछ ट्रेड्स, कल या मतलब कल और जिनको परसों के लिए भी कैरी करना है, परसों तो नहीं, मतलब लकीली परसों छुट्टी है वैसे, वरना वो भी खाई जाती। उसके बाद का जो दिन है उसके लिए आप क्या ट्रेड्स कैरी करें, इस पर बात करते हैं। पहले यतिन के पास चलते हैं, डीलिंग रूम फीडबैक। यतिन, डीलर्स हैं आज क्या मार्केट में? डीलर्स हैं तो सही, लेकिन वही बात है कि वॉल्यूम्स थोड़े स्लो हैं। ठीक है, मार्केट में बहुत सारा इवेंट है तो मोमेंटम हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें 2 स्टॉक्स की, और ध्यान रखें अगर आप कैश स्टॉक्स में BTST करते हैं तो वो सेटलमेंट कल नहीं होगा, वो थर्सडे को होगा। तो बहुत संभाल के वो कैश सेगमेंट वाली BTST करिए, लेकिन फ्यूचर्स में कोई दिक्कत नहीं है। 2 काउंटर्स जो FNO वाले हैं, सबसे पहले पेटीएम, ये काउंटर डीलर्स BTST के एडवाइस दे रहे हैं 1325 1350 तक के टारगेट्स के लिए।
रिजल्ट्स के पहले पहले काउंटर में बहुत सारे HNIs और फंड्स जो हैं वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं काउंटर को, और ये एक काउंटर है जहां ओपन इंटरेस्ट आज 4% बढ़ा है, फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। और आज फाइनेंशियल्स में स्ट्रेंथ है तो पेटीएम और AB कैपिटल में भी डीलर्स BTST की एडवाइस दे रहे हैं 310 से लेकर 315 तक के टारगेट्स के लिए, और यहाँ भी बहुत सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं। ओके, चलिए शुक्रिया यतिन। तो ये समय आपके लिए कुछ डीलिंग रूम से एडवाइस आती हुई, अब BTST STBT ट्रेड्स लेते हैं। गावा सर बताइए क्या कैरी करें? लॉन्ग होना चाहिए BTST। मुहूर्त के दिन देखा मैंने, एक अपू तो मिलता है जरूर। स्टॉक का नाम है लॉरस लैब्स, 919 के आसपास ट्रेड कर रहा है लॉरस लैब्स। स्टॉप लगाना चाहिए करीब 911 का, करीब 8 रुपए का हुआ। फर्स्ट नियर टर्म टारगेट 940। यस, अब मूव ऑन है लॉरस लैब। लॉरस लैब 918 पे मेरे ख्याल से सुबह हमने पिक किया था ये 909 या 10 के आसपास राजेश जी के साथ, बहुत जल्दी प्रीएम्प्ट कर लिया गया था इसको। आशीष ख्याल जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए अपोलो टायर्स पे बहुत ही जबरदस्त इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। मल्टीपल रेजिस्टेंस था 501 का, उसे ब्रेक करके क्लोज करा है। ओवरऑल रुझान पॉजिटिव। अपोलो टायर्स पे BTST किया जा सकता है 540 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस लगाना होगा नीचे में 495 का। मानस जी, आपका कैरी कर रहे हैं कल के लिए, सॉरी कल या अगले दिन के लिए? तो देखिए अनुज जी, इंडियन बैंक में खरीदारी करके जाएंगे। यहाँ पर हाई टॉप साइड बॉटम्स के साथ एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो 804 का स्टॉप लॉस लगाएंगे इंडियन बैंक के फ्यूचर में, और टारगेट सेट करेंगे 835 835 रुपए के। 835 तक के लक्ष्य आपके रहेंगे। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी देखिए, मैं मॉर्निंग वाला जो हमारा श्रीराम फाइनेंस था उसी को लेके जाऊंगा। मॉर्निंग में इसका एक टारगेट हमने सेट किया था 700 का फ्यूचर में, वो आज हिट हुआ, थोड़ा पुल अप भी हुआ है। 696 करंट प्राइस है, तो एट दिस लेवल श्रीराम फाइनेंस फिर से लेके जाएंगे। इसका टारगेट कल के लिए 710 का होगा, स्टॉप लॉस होगा 690 का, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस श्रीराम फाइनेंस। ओके, सोमेल आप क्या कैरी कर रहे हैं? मैं ट्रेड कैरी कर रहा हूँ आइनॉक्स विंड। आइनॉक्स विंड में एक पेनिंट पैटर्न बना है और 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। अब तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है, मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। ऊपर के तरफ टारगेट होंगे 155 के, जो 200 डेली मूविंग एवरेज से वेरी क्लोज है, और स्टॉप लॉस है 143 का। जी हाँ, तो आपका आइनॉक्स विंड ट्रेड हो गया। अरुण जी, आप क्या पिक करेंगे? वीरेंद्र जी अगेन मेटल स्टॉक्स के साथ जाना चाहूंगा। हिंडाल्को में मुझे लग रहा है फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है, 785 के आसपास चल रहा है, तो इसी के आसपास खरीदें। 778 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में 803 तक के टारगेट्स। ओके, चलिए ये अब इस समय आपके लिए BTST ट्रेड्स। पिछली दिवाली से इस दिवाली तक मार्केट में कैसे रिटर्न्स रहे, किन सेक्टर्स की दिवाली खास रही, किन की? ओके, इस पर भी आएंगे, लेकिन इससे पहले एक बार ज़रा मार्केट पर एक नज़र डालते हैं। करीब 25,850 पर। चलिए दिवाली पोल की बात करते हैं एक बार, और कंचन से जानते हैं कि उनके पोल में लोग क्या कह रहे हैं मार्केट के अगले साल के रिटर्न्स को लेकर। कंचन बताइए। जी डेफिनेटली इस टाइम पे काफ़ी सारे एनालिस्ट का हमने व्यू लिया है, और मार्केट को लेके काफ़ी ज़्यादा जो ऑप्टिमिस्टिक है वो इस टाइम पे जो एनालिस्ट फर्टर्निटी है हमें नज़र आ रही है। सबसे पहला सवाल जो उनसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा एसेट क्लास है जो आगे चल के आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। आपको देख के हैरानी नहीं होगी, सबसे ज़्यादा जो बड़ा रेशियो आया है वो आया है इक्विटी मार्केट के लिए। 80% ऑफ एनालिस्ट का मानना है कि यहाँ पे जो इक्विटी है वो हमें आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है गोल्ड का। इसके अलावा जो बाकी के रियल एस्टेट और अदर सेक्टर्स है वहां पे हमें रुझान देखने को मिलेगा, लेकिन जो आउट परफॉर्म कर रहा है वो डेफिनेटली इक्विटी है। आगे चल के जो हमने अगला सवाल पूछा है, ये पूछा है कि आपको क्या लगता है कि अगले आने वाले दिवाली तक जो निफ्टी है वो किस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाएगा। 70% ऑफ एनालिस्ट ने यहाँ पे बोला है कि जो निफ्टी है 10% से ऊपर तक के हमें रिटर्न दिखा सकता है। 20% एनालिस्ट का मानना है कि जो रिटर्न है वो 5 से 10% के देखने को मिल सकते हैं, और केवल 10% ऐसे एनालिस्ट हैं जिनका मानना है कि जो रिटर्न प्रोफाइल है वो हमें 0 to 5% तक की देखने को मिल सकती है। अब आते हैं डायरेक्टली सेक्टर्स के ऊपर, कौन से सेक्टर्स यहां पे आउट परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। रेशियो आपके सामने ऑलरेडी आ गया है। एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा बुलिश जो अप्रोच है वो दिखाई दे रही है। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेकंड नंबर पे आता है, और थर्ड नंबर पे आता है ऑटो सेक्टर। अंडर परफॉर्मेंस कहां पे देखने को मिल सकती है, तो वो सबसे पहला सेक्टर आता है फार्मास्यूटिकल का,
जहां पे ट्रेड को लेके काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी भी जो बनी हुई है, और यही रीजन है आईटी सेक्टर को लेके भी। और थर्ड नंबर जो आता है वो आता है रियलिटी सेक्टर का। अब आपका फेवरेट क्वेश्चन, यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक हमने पूछा है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आने वाले अगली दिवाली तक आउट परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। 5 हमने एक एवरेज स्टॉक का निकाला है। तो एसबीआई सबसे पहली पिक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक महिंद्रा बैंक, श्रीराम फाइनेंस और हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऐसे 5 स्टॉक है जहां पे एनालिस्ट का जो व्यू है वो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। ओके, तो कंचन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंडेक्स स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक, और कोई तरह नहीं कि इस वक्त ज़्यादातर विशेषज्ञ जो है वो इक्विटी पे कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो, और उसके बाद गोल्ड ऑलरेडी काफ़ी बड़ा मुंह दिख चुका है, और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक कॉल है। लेकिन अब बात करते हैं आशीष से। बीती दीपावली से इस दीपावली के सफ़र को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नो डाउट थोड़ा पेन था, हम लोअर लेवल से पुल बैक भी देखे आए, क्या चला क्या नहीं चला, और बीता एक साल रहा कैसा, इसकी पैमाइश करते हैं आशीष के साथ। बताइए आशीष। देखिए, पिछली दिवाली से लेके इस दिवाली तक मार्केट के लिए खास एक्शन देखने को मिला, जहां पर खबरों के बीच, ग्लोबल संकेतों के बीच खास एक्शन। लेकिन जब मार्केट से डबल डिजिट रिटर्न्स की उम्मीद हो, ऐसे में निफ्टी सिर्फ 6% के रिटर्न्स दे, सेंसेक्स 5% ऊपर, और स्मॉल कैप में अगर आप देखें तो सिर्फ 1% के गेंस, यानी समझ लीजिए मैसिव अंडर परफॉर्मेंस नजर आया। लेकिन इस साल चमक आपको देखने को मिली सोने चांदी में, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखें तो 60% से ज्यादा के रिटर्न्स पिछली दिवाली से लेके इस दिवाली तक आपको नजर आए। लेकिन खास बात है कि स्टॉक्स का एक्शन, और इंडिसेस की बात करें तो बैंक निफ्टी 13% चल गया, ऑटो में बढ़िया तेजी देखने को मिली, मेटल्स भी पिछले साल के मुकाबले बढ़िया किए। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे थे जहां पर गिरावट देखने को मिली। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो चाहे आईटी है, एनर्जी, फार्मा और सरकारी कंपनियां, गजब का अंडर परफॉर्मेंस यहां पर आपको नजर आया। स्टॉक्स की बात करें तो निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों में चाहे बजाज फाइनेंस है, आयशर, इंडिगो, मारुति जैसे जो स्टॉक्स हैं, इन्होंने बाजार को चौंकाया और बहुत बढ़िया रिटर्न्स यहां पर बने। लेकिन सब ऐसा नहीं कि सारे स्टॉक्स में तेजी। आप बात करें ट्रेंड की, बड़ी बजिंग थीम थी, लेकिन हाई से सिग्निफिकेंटली गिरावट यहां पर टीसीएस, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस जैसे जो स्टॉक्स हैं, इनमें आपको गिरावट नजर आई। लेकिन असली एक्शन आपको नजर आया छोटे स्टॉक्स में, जहां पर अगर आप देखें तो ऑफ द रडार बड़ी तेजी और बड़ा मूव देखने को मिला। फोर्स मोटर्स, एथर एनर्जी, ऑथम इन्वेस्टमेंट जैसे जो स्टॉक्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी स्टॉक्स में तेजी। कुछ गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो तेजस नेटवर्क्स है, प्राज इंडस्ट्रीज, एकम ड्रग्स जैसे जो स्टॉक्स हैं, यहाँ पर आपको गिरावट नजर आई। लेकिन इस साल सबसे ज्यादा चर्चा आपको देखने को मिली एफआईआईज और डीआई के एक्शन में, जहां पर आप देखें तो एफआईआईज ने 3.2 लाख करोड़ की बिकवाली की, लेकिन उसको पूरी तरीके से ऑफसेट किया और अच्छी खरीदारी की, बाजार को संभाला डीआईज ने, जहां पर 6,80,000 करोड़ की खरीदारी की गई। शुक्रिया आशीष। तो ये इस समय आपके लिए दिवाली टू दिवाली का परफॉर्मेंस। चलिए आपको एक और व्यू सुनाते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने आपको रिदम देसाई के साथ जो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई वो सुनाई। मीनवाइल ये एडजस्टेड क्लोज है, 25,850 के ऊपर निकले, लेकिन क्लोज जो है अब वो उसके नीचे आएगा। एडजस्टेड क्लोज 25,837 के करीब। हीलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा की बातचीत का एक अंश सुनते हैं और देखते हैं वो कहाँ पोजीशन है। समीर जी, ऑब्वियसली इसके अलावा आपने और कहाँ शॉपिंग की है ऑफ लेट? कौन कौन से फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स आपने किए? हमारी पुरानी शॉपिंग चल गई थी, इसलिए एंजॉय कर रहे हैं, हम नई शॉपिंग सोचेंगे। बट बेसिकली इन 1 मंथ आप देख पाएंगे हमारे म्यूचुअल फंड वाले स्मॉल कैप में क्या शॉपिंग करते हैं, क्योंकि अब स्मॉल कैप फंड आएगा नवंबर में। अभी तो यू सी एवरीथिंग वही स्टॉक्स है। एक राउंड अच्छा चल गया। अब ये देखना पड़ेगा कि लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप का क्या व्यू है, बिकॉज अगर ये बैंक चल गए, रिलायंस चल गया, तो फिर थोड़ा सा वो लार्ज कैप की तरफ हो जाएगा। बिल्कुल। और इवन कंज्यूमर में भी लार्ज कैप्स, ऑल्दो वी डोंट लाइक मेनी ऑफ देम, बट क्योंकि जीएसटी कट से सबको फायदा हुआ है, तो हो सकता है थोड़े दिन लार्ज कैप्स डू बेटर। थोड़े दिन लार्ज कैप्स डू बेटर, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, ये इटर्नल है क्या आपके पोर्टफोलियो में समीर जी? यस यस यस। कैसे लगे आपको नंबर्स? कुछ कंफ्यूजन था उनकी, वो कुछ अकाउंटिंग चेंज वगैरह को लेकर? अकाउंट चेंज नहीं है वो तो, क्योंकि ना अब उनकी अपनी एक अपने बुक्स के थ्रू जाएगा
sale rather than just getting the sort of commission you can say as a platform. But अगर आप देखें उनकी सेल का साइज क्या है, सो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां डी मार्ट की सेल्स आई थिंक 55 या 60,000 करोड़ है, और इटर्नल की साल में होंगी 40,000 करोड़। तो लोगों को लगता है खाली डिलीवरी कर रहे हैं साइकिल पे, 40,000 करोड़ की एक्चुअल सेल होगी एंड ग्रोथ होगी पता नहीं कितनी, कहते हैं 100%, 80%, तो इट्स ऑब्सीन फॉर नाउ। बट स्टॉक भी काफी चल गया है तो अब देखते हैं। बट ब्रॉडली देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन द रिजल्ट। दोस्तों उतने छोटी बातें अगर आप करोगे तो आप ये स्टॉक नहीं संभाल सकते। ये सब बड़े गेम है कि हैव यू चेंज्ड एंड हैव यू गेटिंग इफेक्टिवली द सेम रेवेन्यू एज एनीबडी एल्स। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो रिटेलर है। लोग सोचते हैं कि ये कोई कुरियर कंपनी है, ये रिटेलर है। उनका मोड ऑफ सेलिंग है कि आपके घर आके दे जाते हैं। दैट्स इट। स्केल में उस डेली सबसे बड़ी कंपनी बन जाएंगे थोड़े दिनों में अगर ये ग्रोथ रही, एंड उसी हिसाब से फिर प्रॉफिट बनेंगे। तो वो उसमें कोई वो नहीं है। लोग कहते हैं कि इतना प्रॉफिट कैसे बनेगा, क्योंकि सम 35-40 बिलियन डॉलर की कंपनी है, तो आपको किसी दिन $1 बिलियन बनाना है प्रॉफिट। तो लोग कहते हैं इतना प्रॉफिट कैसे बन सकता है। अभी आप जीरोधा का प्रॉफिट देख लें 5 साल पहले क्या था, आप एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का प्रॉफिट देख लें 5 साल पहले क्या था, आप पराग पारी कंपनी का प्रॉफिट देख लें 5 साल पहले क्या था। 5 साल में जो चीजें चेंज होती हैं लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तो जीरोधा का प्रॉफिट मेरे को लगता है कि 100 टाइम बड़ा होगा, और अब लोग कहते हैं ये नॉर्मल प्रॉफिट है, इसी से आगे होना चाहिए, ₹1 कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता नहीं क्या वर्ल्ड में हो जाएगा। सो दैट इज हाउ थिंग्स हैपन व्हेन दे हैपन, इफ दे हैपन। तो उसके लिए 4% की बेट लगाई है जी, उसमें भी वो पहले 6 टाइम्स तो हो चुका है, उसको तो रखेंगे। अब ट्रिमिंग का नहीं बोल रहे, जनरल बात कर रहा हूँ। चलिए, ये दीपावली रोशनी वाली और ये समीर जी के साथ जो बातचीत हुई थी उसके कुछ अंश थे ये। अब एक काम करते हैं। अच्छा, इस क्लोजिंग में एक और चीज़ जिसको शायद हमने बहुत ज़्यादा फोकस में नहीं लिया, निफ्टी आईटी का 1% का पुल बैक फाइनली इस क्लोज के साथ। देखिए अभी तक 50 डे तो पूरा नहीं हुआ, बट मानस कुछ आपको इंप्रेशन ऐसा मिल रहा है कि माइट भी अगर 35,500 के ऊपर डिलीवर करना शुरू करे निफ्टी आईटी, वो क्या पहली चीज़ होगी जिसको आप बाय करना चाहेंगे? अभी पिछले कुछ दिनों में कभी हमने परसिस्टेंट पिक किया, कभी कोफोज पिक किया, बट कुछ डिसाइसिव नज़र आ रहा है जिस चीज़ को आप बाय करना चाहेंगे 35,500 के ऊपर अगर निफ्टी आईटी 50 डे के ऊपर डिलीवर करना शुरू करे तो देखिए लार्ज कैप आईटी में अगर उस केस में लार्ज कैप आईटी में खरीदारी करेंगे और टीसीएस पे नजर रखिए, क्योंकि टीसीएस ने एक हायर बॉटम बनाया है और आज 10 and 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। ऐसा हो सकता है कि अगर ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकले, 3075 का आंकड़ा ब्रेक करे, तो आपको रिकवरी देखने को मिलेगी और उस रिकवरी में शायद 3250 या 3300 रुपए तक के भाव टीसीएस दिखा सकता है। भाई एक बार पेटीएम लेकर आइए जरा। ये यतिन ने डीलिंग रूम में मेंशन किया था पेटीएम, और डीलर्स के टारगेट थे वो तो आज ही हिट हो गए। तो देखिए जरा क्या शानदार मूव आ रहा है पेटीएम में। राजेश सातपुते जी, पेटीएम घर लेके जाएं क्या? हाँ, मुझे लेके जाना चाहिए। मुझे लगता है ओवरऑल इसमें स्ट्रेंथ है। 1308 के आसपास प्राइस है। कल अगर आप इसका एक टारगेट लेके चले, आई थिंक 1335, 1340, ऑब्वियसली स्टॉप लॉस बिलो 1300। बिल्कुल शानदार मूव है इस समय यहाँ पर। एक और स्टॉक रेडार पर आ रहा है, इंडियन होटल्स। एक बार इंडियन होटल्स लेकर आइए, यहाँ भी मूव आपको अच्छे दिखाई देंगे। ये देखिए जरा स्क्रीन पर 1% ऊपर। इस पर एक चार्ट चेक हो जाए। सौमिल आप देखिए एक बार जरा इंडियन होटल्स का चार्ट। इंडियन होटल्स में जो सपोर्ट लिया था 2-3 हफ्ते पहले अराउंड 710 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट लिया है, मल्टीपल बार सपोर्ट लिया है स्टॉक ने, और मुझे लगता है कि ये ऊपर में 765 और 780 तक जा सकता है, विच इज द अपर एंड ऑफ द रेंज, क्योंकि बहुत समय से ये एक बड़े रेंज में है। सो पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। नीचे में 719 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर में 765 और 780 का टारगेट रखें। इंडियन होटल्स वाकई आज होटल स्पेस में पुल बैक है। इंडियन होटल्स अभी भी टिक बाय टिक चार्ट में अच्छा मूव जनरेट करता हुआ, पेटीएम का मूव बढ़ता हुआ, और मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मैं खुद अगर आप देखें पेटीएम का चार्ट बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ 1310 पे, सिंपली मीन्स कि दिसंबर 2021 के बाद ये अब तक का सबसे हाईएस्ट क्लस्टर। वाकई बहुत ही क्लीन चार्ट इस वक्त। अब 13-11 बात करते करते, अच्छा बैंक निफ्टी 58,061 पे, अभी स्क्रीन पे सिर्फ डोमिनेट कर रहा है पेटीएम।
अदर देन दैट जो स्टॉक अच्छा मूव लेके जा रहा है, अच्छा पीएनबी के अर्निंग्स की हमने बात की थी 118.24 पे, पीएनबी का जो ये क्लोज है ये भी करीब आप समझिएगा कि मेरे ख्याल से सितंबर 24 के बाद अब तक का सबसे हाईएस्ट क्लोज। ये राजेश जी पीएनबी पे आपका टेक क्या है, ये इसका पोजीशन क्या बन रहा है हायर साइड पे? पीएनबी का अगर आप चार्ट देखें तो एक कंसोलिडेशन है जिसका एक रेजिस्टेंस 120 के आसपास है, लेकिन मुझे लगता है इवेंचुअली 120 का लेवल निकलेगा नहीं। जो कप एंड सॉसर फॉर्मेशन है इसका अगर आप टारगेट देखें पोजिशनली तो मुझे लगता है कम से कम जाएगा 120 प्लस 15 135 टू 138। दैट विल बी द टारगेट ऑफ पीएनबी। स्टॉप लॉस होगा इन दैट केस 112। ओके, पीएनबी 112 पे। एसबीआई को लेके आइए। एसबीआई सुबह हमने पिक किया था करीब 898 पर, जनाब क्या ब्रेकआउट है। इट्स एन ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 906.45। और एक दो स्क्रिप जो कि टुवर्ड्स क्लोज मैं थोड़ा मेंशन करना चाहूँगा, जो कि अच्छा एक मूव लेके ट्रेड कर रही है। और मुझे अनुज की बात कई बार याद आती है उस पर कि हमेशा B2 पे दाव लगाइए जब गिरावट हो। ये B2 ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया अनुज, है ना। मुझे खरीदोगे 50-100 पे तो पैसा कमाओगे। गजब रही दोनों स्टॉक, है ना। फिर वो क्या शानदार मूव दिए हैं बजाज फाइनेंस ने। आई थिंक हमने 990 पर बिग स्टॉक्स में डिस्कस भी किया था आई थिंक पिछले महीने कि वो जीएसटी कट के बाद की ये एक अगर ये सब अगर इतना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आएगी तो एक लॉजिकल मूव पेटीएम में आए, इसमें बजाज फाइनेंस में आएगा। आई थिंक हाँ 990 के करीब था उस दिन। पिछली सीरीज़ के एक्सपायरी में नहीं चला ये स्टॉक, लेकिन उसके बाद देखिए क्या लगातार इसमें शानदार तेज़ी है। और आई थिंक वीरू देखिए मार्केट आपको कुछ कह रहा है, ये मार्केट आपको कुछ कह रहा है क्योंकि जिस तरीके के स्टॉक चल रहे हैं ना वो एक वही रिवाइवल है ऑलमोस्ट पूरा का पूरा। आप वोल्टास का चार्ट देखिए एक बार जरा, आज का वोल्टास का इंटरडे चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए जरा। ये क्या कह रहा है आपको, ये मतलब अपने आप में कुछ चार्ट्स जो है ना ये सारे कंजम्पशन बास्केट, और उससे अब आप क्रोमा चले जाइए, आपको सबसे पहले वोल्टास का एसी दिखाई देगा और उसके बगल में वो बजाज फाइनेंस वाला बैठा बंदा होगा जो वोल्टास का एसी फाइनेंस कर रहा होगा। ये हमारे देश की यही कंजम्पशन है ना मेनली, तो यही कंजम्पशन, तो यही स्टॉक चलेंगे और क्या चलेगा फिर। वाकई वोल्टास का स्ट्रॉन्ग मूव। अच्छा वोल्टास प्रकाश का ट्रेड था। नाउ कमिंग बैक टू दैट यतिन के उस कॉल पे आते हैं पेटीएम पर। मानस आपकी रीडिंग क्या कह रही है, सच ए क्लीन चार्ट मैं मेरी डोमिनेट कर रहा है इसके, मैं तो देखा भी था रोज ने मार्क कर दिया एकदम से। वो कहाँ जा रहा है अभी, कोई कॉल ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स पे आपका टेक? देखिए स्टॉक नजर में था, लेकिन क्योंकि आज वॉल्यूम्स बहुत एग्रेसिव नहीं है स्टॉक में ब्रेकआउट पे, इसलिए मैंने थोड़ा अवॉइड किया था। तो लेकिन क्योंकि अगर एक ब्रेकआउट है और आप एक ट्रेड लेना चाहें तो आई थिंक बेहतर रहेगा कि ऑप्शन के थ्रू ही ट्रेड लें। जो 1300 वाला कॉल ऑप्शन पेटीएम का है वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 29 रुपीज का ट्रेड हो रहा है। 20 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 50 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगर नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर फॉलो बैंक देखने को मिली तो। चलिए अभी काम करते हैं, वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरू बताइए कैसी रही मार्केट ब्रेथ? वही अनुज मैं मार्केट ब्रेक देख रहा था, बेहद शानदार और ब्रेथ अच्छी, लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स अच्छे हैं यहाँ पर। लेके आइए प्लीज जरा यहाँ पे स्लाइड स्क्रीन पे, थोड़ा सा स्क्रीन पे समझते हैं। 92 लॉन्ग्स, आज आपने 25,900 की डिजिट्री को हिट किया, 92 लॉन्ग्स, 53 में शॉर्ट कवरिंग, यानी ये दोनों फिगर्स अगर आप मिला के देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 145, दैट्स गुड। शॉर्ट 55 में, लॉन्ग अनवाइंडिंग, थोड़ा प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की जो टेंडेंसी थी वो कमी नजर आई। ये भी बाजार के कन्विक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। आज दिन था जनाब बैंकों का, और उसमें से कहीं ना कहीं एक सिप्ला घुस गया, PNB हाउसिंग फाइनेंस, बट अदर देन दैट इट्स मिड कैप बैंकिंग, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक, इंडियन बैंक, ये तीनों ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुए जनाब। PNB हाउसिंग स्ट्रॉन्ग रिवर्सल एंड सिप्ला अच्छा मूव यहाँ पे भी था। अगले स्लाइड पे आइए, RBL बैंक शॉर्ट कवरिंग, IDFC फर्स्ट बैंक। दिक्कत ये थी कि हमेशा बैंड में रहता था, और बैंक ऑफ इंडिया, PNB, IEX इन सभी काउंटर्स में स्ट्रॉन्ग मूव था और शॉर्ट कवरिंग ये रही। अगले स्लाइड में आएगा शॉर्टिंग का आंकड़ा जो कि फिर भी अपेक्षाकृत कम था। JSW ये फ्लेवर था ही नहीं आज। डिक्सन, श्री सीमेंट, कोलगेट अर्निंग से पहले और इटर्नल अभी तक प्रॉफिट बुकिंग टेकिंग मोड में है, तो शॉर्ट बिल्डअप हुआ यहाँ पे हालांकि डेरिवेटिव्स में। अगली स्लाइड आएगी वो थी लॉन्ग अनवाइंडिंग की। ICICI बैंक आई थिंक फर्स्ट टेक से ये प्रेशर पॉइंट बन गया था निफ्टी बैंक के लिए, और CG पावर, हिंदुस्तान जिंक, केन्स टेक और डालमिया भारत। बट फाइनली अनुज अगर ICICI बैंक के नंबर्स पे कंक्लूजन निकालना हो, सिंस आज ये 2 मीडियम टर्म एवरेजेस के नीचे बंद हो रहा है, टेक्निकली बहुत खराब, की टेकअवेज क्या रहेंगे? मतलब भाव तो भगवान है, बाजार ने क्या रिएक्शन दिया इसके नंबर्स पे, है ना?
आज थोड़ा सा यही थोड़े से इफ्स एंड बट्स लग रहे थे आज सुबह आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नंबर्स में ऐसा कुछ था कि जिससे स्टॉक 3% नीचे बंद होना चाहिए था, वो भी ऐसे अच्छे दिन ना। आई थिंक इसमें वापस आ जाएगी, बाइंग रिज्यूम हो जाएगी, क्योंकि आउटलुक भी काफ़ी स्ट्रांग है और ठीक है, बीच बीच में ये होता है आईसीआईसीआई बैंक में। आई थिंक आज एचडीएफसी बैंक में भी यही हुआ ना, दोनों खुले ऊपर लेकिन उसके बाद दोनों नीचे आ गए। ठीक है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई क्लोज को लेके बहुत ज़्यादा आप नर्वस हो, या तो आईसीआईसीआई बैंक को, इवन एचडीएफसी बैंक, दोनों के केस में मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दोनों स्टॉक्स नर्वस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एक अपने आप में विडंबना थी कि ऑल टाइम हाई फॉर बैंक निफ्टी, बट आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक एक्शन से मिस थे। लेकिन हाँ, इसमें कोई तरह नहीं है कि कंप्लीटली ये दिन बिलोंग करता है मिड कैप बैंकिंग एंड पीएसयू बैंकिंग एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अब इस बेहतरीन, शानदार, अव्वल दर्जे के बेहद खूबसूरत क्लोज को देखने चलते हैं बड़ी वॉल पे, दीपावली की क्लोजिंग। अनुज, ओवर टू यू। ओके, चलिए अब चलते हैं ज़रा एक बार स्क्रीन पर। निफ्टी करीब करीब 25,850 पर शानदार तेज़ी के साथ करीब 140 पॉइंट। बैंक निफ्टी ये भी करीब 300 पॉइंट ऊपर आज आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी आईटी यहाँ पर भी करीब 350 पॉइंट की रैली थी, करीब 1% ये इंडेक्स ऊपर। इसके अलावा आप देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप, मिड कैप करीब 3-4% ऊपर था, स्मॉल कैप करीब 0.5% ऊपर था। और एडवांस डिक्लाइन आएगा आपकी स्क्रीन पर। एडवांस डिक्लाइन ये भी थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर ही था, 1700 बढ़ने वाले शेयर थे और करीब 1180 गिरने वाले शेयर थे। सेक्टोरल गेनर्स पर आते हैं अब। ऑब्वियसली सबसे ऊपर तो खैर फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स थे ही। पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 2.3% ऊपर था, ऑयल एंड गैस 1.5%, निफ्टी आईटी में 1% की रैली थी, फार्मा भागा, निफ्टी बैंक 0.5% ऊपर था, रियलिटी ये भी करीब 0.5% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं लूजर्स पर। लूजर्स में कौन कौन है? सबसे आगे ऑटो और उसके अलावा फाइनेंशियल्स, यहाँ पर भी थोड़ी सी आज आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। चलिए अब आते हैं निफ्टी गेनर्स पर। आज के निफ्टी गेनर्स में कौन कौन शुमार है? सबसे ऊपर सिप्ला था 4% ऊपर, उसके अलावा रिलायंस 3.5%, बजाज फिनसर्व, श्रीराम फाइनेंस, डॉक्टर रेड्डीज और एक्सिस बैंक, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर आज आपको थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली। अब आते हैं मंदी वाले स्टॉक्स में। आईसीआईसीआई बैंक ने लीड किया, करीब 3% नीचे था। जेएसडब्ल्यू स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इटर्नल, अदानी पोर्ट और पावर ग्रिड, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहां पर आज आपको हल्की सी गिरावट देखने को मिली। लेकिन कुल मिलाकर वीरू एक अच्छा क्लोज मार्केट के लिए। अच्छा क्लोज, बेहतरीन क्लोज। 18 सेकंड बाकी हैं इस क्लोज के लिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर देता हूँ और करीब 25848 पर। और मेरे ख्याल से दीपावली के दिन जब आपने घर से दूर रह के थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे थे ऑफिस में, या हल्ला गुल्ला जो सुन रहे हैं ये वही है, ऑफिस वाइब्रेशंस, जितने भी लोग हैं ये उनकी हंसी ठहाके हैं। बट एट 25852 निफ्टी शट आपकी स्क्रीन पे, और लगभग 35,315 पे निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक 58,057 पे ऑल टाइम हाई पर क्लोज हुआ। चलिए अनुज, क्लोजिंग बेहद शानदार रही और मेरे ख्याल से दीपावली के सेशन की जितनी खूबसूरत क्लोजिंग की आप अपेक्षा कर सकते थे उतनी ही क्लोजिंग रही अच्छी। निफ्टी बैंक एट ऑल टाइम हाई। अब कल की तैयारी है? बिल्कुल, अब कल की तैयारी। कल मुहूर्त ट्रेडिंग है, एक बार ज़रा हमारे व्यूअर्स को बता देते हैं। कल 1 बजे से लाइव होंगे हम, ध्यान रहे, लेकिन एक्चुअल लाइव प्रोग्रामिंग 1:30 बजे से शुरू होगी और जो मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन है वो करीब 1:45 से लेकर 2:45 के बीच में रहेगा। तो कल जुड़िएगा हमारे साथ। और प्री ओपन सेशन होगा 1:30 to 1:45 में, उसके बाद 1:45 to 2:45 कंटिन्यूस सेशन होगा। और उसके बाद थोड़ी सी दया है, थोड़ी सी इंसानियत जिंदा है, तो परसों छुट्टी है, एक दिन की दिवाली की छुट्टी मिलेगी आपको, और उसके बाद फिर हम वापस आएंगे। ये भी अच्छा था अनुज, बिल्कुल सही कहा आपने। खैर, मुहूर्त ट्रेडिंग पे इस पूरे पैनल की आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और दीपावली आपकी शानदार रहे, शुभ रहे, मंगलमय रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ चलते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।